न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, जैसे बोलते हैं IQ 55 है, हम बोलते हैं हमारे पास 90 है ना, तो वो तो 55 वाले हैं, वो क्या समझ रहे होंगे? हम बोल रहे हैं 90 नहीं समझ रहे हैं, 55 तो समझ रहे हैं ना। साइको एजुकेशन क्या चीज है? साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तक्षशिला में हमारा पहला काम ही वही है मैम। आपके बेटे की क्या 17 इयर्स के ड्यूरेशन में डेवलपमेंट हुआ? विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उसने डे टू डे लाइफ के अपने सारे एडियल्स ये सारा उसने लर्न किया। हमारा फोकस ही इस पर था कि वो सीख ले। इस ड्यूरेशन में आपका पर्सनली इमोशनली क्या डेवलपमेंट हुआ? लाइफ का जो ये पूरा 17 ईयर्स है ना, वो पूरा चेंज मैं खुद को पाती हूँ। मुझे ऐसा लगा कि आज अगर वो नहीं होता तो, और मैं उस जर्नी में नहीं होती तो जो मैं आज आपके सामने दिख रही हूँ वो होती नहीं। और उसकी जर्नी ने जो डिमांड किया शायद वो मुझे सीखना था। आप कैसी काउंसलिंग करती हैं? सबसे पहले साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम करते हैं। सेकंड स्टेप इज साइको एजुकेशन। देन हम उनको बताते हैं इंटरवेंशन। न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन में इमोशनल रिसेप्टिविटी कितनी होती है? बहुत मिसकंसेप्शन है कि ना ये बच्चों में इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे हम सब के इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं, इन बच्चों के भी उसी तरीके से इमोशन डेवलपमेंट होते हैं। माँ, मदरहुड इज द ब्यूटी ऑफ इंक्लूजन। अगर आपको लाइफ में इंक्लूजन सीखना है तो माँ से सीख सकते हैं। जो कैपेबिलिटी और विलिंगनेस एक मदर में होती है टू इंक्लूड द सोसाइटी, वो शायद किसी में नहीं होती। और वहीं जब एक माँ अपने बच्चे के अलावा और भी बच्चों को अपना बना ले, तो इस लेवल की ब्यूटी बहुत रेयर देखी जाती है। आज की पॉडकास्ट में हम ऐसी एक हस्ती, मिसेस रोली मिश्रा, जो कि एक साइकोलॉजिस्ट हैं, ये अनिल कलाधरन, जिनके साथ हम पहले भी पॉडकास्ट कर चुके हैं, उनके साथ ही पार्टनरशिप में तक्षशिला रन करती हैं। इन्होंने अपनी जर्नी तो अपने बेटे के साथ स्टार्ट की थी, लेकिन आज की डेट में एक फीमेल लीडर बन के ग्राउंड वर्क कर रही हैं। और उन्होंने 5,000 से भी ज़्यादा केसेस आज तक डील कर लिए हैं। उनके ज़रिए इस पॉडकास्ट में हम जानेंगे कि कैसे साइकोलॉजिकली न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन की डेवलपमेंट के लिए ये वर्क कर रही हैं, और किस तरीके से उनके इमोशंस को, उनके बिहेवियर्स को, उनके थॉट्स को रेगुलेट करती हैं, उनके इमोशंस को समझती हैं, चाहे वो वर्बल कम्युनिकेशन हो या नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हो। इसके साथ साथ सोसाइटी और पेरेंट्स को अवेयरनेस, जो कि बहुत ज़रूरी है आज की डेट में मिलना, ये उन पे भी काम कर रही हैं। तो आइए मिलते हैं और इनसे बात करते हैं। मिसेस रोली मिश्रा, वेलकम टू द माइंडेल शो मैम। ऑलरेडी मैं आपका एक इंट्रोडक्शन दे चुकी हूँ ऑडियंस को, बट आपकी ज़ुबानी सुनना चाहेंगे कि हाउ योर journey has influenced the path you have taken, और कैसे being a female और also being a leader in the female industry आपने इस पाथ को चूज किया है। First of all, thank you dear Karishma for inviting me. Thank you so much. And definitely it's a great opportunity to be here. अगर मैं इस पूरी जर्नी को बताना चाहूँ तो जर्नी की स्टार्ट कहीं ना कहीं जब मेरी लाइफ जैसे लाइक एक नॉर्मल जिसको हम लाइफ कहते हैं वो लाइफ चल रही थी, है ना। 23 इयर्स ओल्ड में मेरा मैरिज हुआ, कंप्लीट करके एजुकेशन आई, मैरिज होकर जैसे अच्छी सी फेरी टेल के जैसे जैसे किसी की भी लाइफ होती है वैसी लाइफ स्टार्ट हुई। सब कुछ बहुत बढ़िया, सब कुछ अच्छा, ढेर सारे ड्रीम, ढेर सारे कमिटमेंट, मतलब एवरीथिंग वाज लाइक कि हाँ अब सब कुछ है, सेटिस्फाइड पूरा। आफ्टर 2 इयर्स बर्थ हुआ, सन एक बेटा हुआ मेरे, तब भी बहुत अच्छा बेटा था। सो कॉल्ड सोसाइटी में बेटा हुआ तो वो भी उस चीज़ को भी ऐड ऑन हुआ। बट आफ्टर पासिंग फ्यू इयर्स जब माइलस्टोन्स आर नॉट अचीव्ड ना, लाइक वो सब कुछ भी नहीं कर पा रहा था जो एक नॉर्मल बच्चा करता है ना। लाइक नेक होल्डिंग नहीं आ रहा था, उठना नहीं आ रहा था, सिटिंग नहीं आ रहा था। देन हम लोगों के सारे कंसर्न्स वहाँ से स्टार्ट हुए कि क्या हो रहा है, क्या हो रहा है। सो एवरीवन सेड कि थोड़ा देर लग रही है, थोड़ा वीक है, कर लेगा। ऐसे करते करते 9 मंथ्स बीत गए। 9 मंथ्स में भी वो नेक होल्डिंग नहीं कर पा रहा था, सिटिंग प्रॉपर नहीं आ रही थी। देन वी स्टार्टेड सर्चिंग कि ये है क्या, मतलब कुछ तो है जो नॉर्मल नहीं है।
देन पीडियाट्रिशियन से मिले हम, फिर हमको पता चला जाकर कि ये एक कंडीशन है ना, ये एक कंडीशन है जिस कंडीशन में जो बच्चा होता है उसका जो ब्रेन है वहाँ पर डैमेज है, ठीक है, वो डैमेज हुआ है और वो डैमेज उस बच्चे के पूरे फिजिकल जो डेवलपमेंट है वो उसको अफेक्ट करता है और साथ साथ जो उसका कॉग्निटिव लेवल है, मतलब जिसको हम साधारण भाषा में बोल सकते हैं सोचने समझने की शक्ति, जिसको आप IQ बोलते हो, वो भी अफेक्ट करता है। तो जब वो 9 months का था देन डायग्नोज्ड वाज कम कि यार वो CP है जिसको हम सेरेब्रल पाल्सी बोलते हैं और साथ साथ डिलेड दिखा रहा था। तो वो मल्टीपल चैलेंजेस लेकर वो बच्चा आया। सो जिस दिन वो पता चला या जिस मोमेंट वो पता चला, एवरीथिंग वाज शटर्ड। सब कुछ ऐसा लगा कि एवरीथिंग स्टॉप ना, लाइफ अब कुछ भी नहीं बचा है और लाइक अभी क्या करेंगे हम, है ना। अभी तो जैसे मैंने बोला ना कि एक बहुत जो चल रहा था लाइफ एकदम वो रुक गया, सब कुछ शांत, अब समझ ही नहीं आ रहा ना कि क्या करना है। और उसके बाद वही फिर जैसा एक जर्नी शुरू होती है ना, वो स्लीपलेस नाइट शुरू हुई, ढेर सारा क्राइंग और वो ढेर सारे थेरेपी अपॉइंटमेंट्स चल रहे हैं, क्योंकि जैसे ही ये डायग्नोज आता है उसके बाद सारे इंटरवेंशन जिसको हम बोलते हैं या जो ज़रूरत होता है, जिसको ट्रीटमेंट आप समझ सकते हो, वो सारी थेरेपीज़ होती हैं, है ना। वो आपको थेरेपी सेंटर जाना पड़ता है और क्योंकि ये बच्चे अपनी एज के अकॉर्डिंग डेवलप नहीं कर रहे होते हैं तो वहाँ पर आपको बहुत एक्स्ट्रा केयर की ज़रूरत होती है ना, तो बहुत सारा आपको एनर्जी भी चाहिए। उसकी थेरेपीज़ को भी केवल ये नहीं है कि एक बार गए और आ गए, आपको ना वो घर में भी बहुत बार कराने पड़ते हैं। तो ये सारा सब कुछ शुरू हुआ। तो वो जब शुरू तो हुआ बट मन में कैसा था, वाई इट इज़ विद मी, है ना, मेरे साथ ये क्यों हुआ, लाइक मैंने ऐसा क्या किया था जो मेरी लाइफ में ये बच्चा आया। सो वहाँ से शुरू हुआ चीज़ें ना, तो शुरू हुआ करा हमने स्टार्ट किया। बट मैं जा रही थी थेरेपी सेंटर, बट एक तो ये गिल्ट था, है ना, ये कंप्लेन था, फिर धीमे धीमे मुझे समझ में आ रहा था मुझे गुस्सा भी है ना, मेरा फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ता चला जा रहा था हर छोटी छोटी चीज़ों में। मुझे ऐसा लग रहा था ना कुछ भी हेल्प नहीं कर रहा है मुझे, ना मैं कर तो रही हूँ, उसका भी काम शुरू हुआ है, धीमे धीमे स्लोली उसमें इम्प्रूवमेंट भी आ रहा है, बट आई एम नॉट सेटिस्फाइड, क्योंकि ना मेरी डिपेंडेंसी दिख रही थी मुझे मैं डिपेंडेंट हो रही थी। जैसे लग रहा था कि जो थेरेपी सेंटर्स मुझे प्रोवाइड कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन, और ये बात है आपके 17 ईयर्स पहले की, है ना, तब इतना मीडिया और इतना सारा इन्फॉर्मेशन जो आज एक क्लिक पे अवेलेबल है वो इतना अवेलेबल भी नहीं था ना। आप बिलीव नहीं करोगे कि ना मुझे पता भी नहीं था कि मेरे बच्चे को CP है या ऐसा कोई टर्म है, या ये क्यों जिसको हम आज इतने आसानी से समझ जाते हैं न्यूरो डाइवर्सिटी, ये कुछ भी हमें नहीं पता था। और वहाँ पर मैंने फील किया, आज मैं समझ पाती हूँ कि अगर एट दैट मोमेंट मुझे वो साइको एजुकेट किया गया होता या मुझे बताया गया होता, ये मैं आज बता पा रही हूँ ना, क्योंकि मैं उस जर्नी से आ गई हूँ। बट उस मोमेंट में मुझे नहीं किसी ने बताया कि ये कंडीशन है ना। मैं हमेशा उस होप में हूँ कि अच्छा थेरेपीज लग रहे हैं, शायद 3 मंथ बाद ये नॉर्मल हो जाएगा, 3 मंथ्स बाद ये नॉर्मल होगा, 6 मंथ लगेंगे, मुझे पता नहीं है, बस मैं चलती जा रही हूँ। तो और वो मिल नहीं रहा है ना, क्योंकि मुझे तो लग रहा है ना कि नॉर्मल होने वाला है, तो मुझे मिल नहीं रहा है। तो ये चीज ना मुझे अंदर ही अंदर बहुत रेस्टलेसनेस कर रही थी, बहुत रेस्टलेसनेस आती चली जा रही थी, फ्रस्ट्रेशन आ रहा था, एंगर आ रहा था। देन मुझे रियलाइज हुआ कि ये जो बात है ना, ये जर्नी इतनी आसान तो नहीं है ना, ये जर्नी इतनी आसान नहीं है। इस जर्नी के लिए जो भी अभी तक मेरे पास है ना, मुझे कुछ और सीख कर रही हूँ मैं। देन यही सारा जब प्रोसेस स्टार्ट हुआ तो यहाँ पर जो भोपाल में है CRC सेंटर है जो गवर्नमेंट का ना, वहाँ पर हम गए। वहाँ पर मेरे मेंटर थे जिनको मैं आज भी बहुत मतलब मैं थैंकफुल हूँ उनके लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे ना लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट था ना। उनसे मेरा मीटिंग हुआ, तो जब पेरेंट्स मीटिंग इसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंटरवेंशन में, तो वहाँ पर बात हुआ उनसे, तो मैंने बताया उनको कि ऐसा ऐसा है, ये कंडीशंस है। तो वो सजेस्ट किया उन्होंने मुझे, कुछ थेरेपी सेंटर भी सजेस्ट करे, कुछ मटेरियल्स भी सजेस्ट किया। बट आफ्टर सम विजिट्स, आफ्टर पासिंग फ्यू डेज, फिर मैं उनके पास हूँ नेक्स्ट सेशन में, आई एम नॉट सेटिस्फाइड। मेरी ओर से उनको बराबर जा रहा है कि ये जो ये सीख कर रही है ना, तो वो उसको मिल नहीं रहा है, तो मैं वो बराबर कन्वे कर रही हूँ। तो उन्होंने बोला सुनो,
ऐसा है कि जो तुम सीख कर रही हो वो तुम्हें मिलने वाला नहीं है। एटलीस्ट भोपाल में तो वो नहीं है उस लेवल का काम कि जो तुम्हारी सेटिस्फेक्शन जो तुम्हें दे सके। तो तुमको इसका बीड़ा तो खुद उठाना पड़ेगा, है ना। अगर करना है, बढ़ना है, चलना है और समझना है, सच में अगर समझना है ना, तो इसका बीड़ा खुद उठाओ। फिर ही सजेस्टेड मी टू डू सम कोर्स ना। फिर वहां से मैंने वो कोर्स करना स्टार्ट किया। एक कोर्स किया, दूसरा कोर्स किया। तब जब मेरा कोर्स जब मैं वो कर रही थी तो मेरा पर्पस केवल इतना था कि मैं अपने बच्चे को बेहतर समझ पाऊं ना। मैं केवल उस पर वो डिपेंडेंसी ना मेरी रहे कि थेरेपी सेंटर में गई हूं और उन्होंने मुझे कुछ सर्टेन एक्टिविटीज बताई हैं और मैं वो फॉलो कर रही हूँ घर पे। मेरा हमेशा क्वेश्चन रहता था कि इफ दे सजेस्टेड मी सम एक्टिविटीज, व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड इट, क्यों करना है ना, मुझे वो क्यों नहीं मिल रहा था। जब मैंने कोर्स स्टार्ट किया तो मुझे पता चलने लगा कि ओके ये रीजन है, मतलब मुझे उसके पीछे का साइंस जानना था ना, और वो मुझे मिल नहीं रहा था। तो वो साइंस मुझे पता चलने लगा कि एक्चुअली बॉडी और ब्रेन वर्क कैसे करता है जब आप ये सारी एक्टिविटीज करते हो। वो मुझे हेल्प करने लगा। तो उसकी हेल्प से फिर मैंने वसु का अपना स्टार्ट किया उसका सारा। तो धीमे धीमे एक लेवल ये आने लगा कि मैं खुद ही सफिशिएंटली उसके साथ सारे काम करने लगी। उसका एडीएल ट्रेनिंग हो गया, वो इंडिपेंडेंट हो गया। जबकि जब हम एम्स, एडीएल ट्रेनिंग क्या होता है? एडीएल ट्रेनिंग मैम होता है एक्टिविटीज ऑफ डेली लिविंग। अगर हम इस ग्रुप की बात करते हैं तो जो सबसे पहला कंसर्न आता है ना, वो बच्चे आपको ना डे टू डे एक्टिविटी करते नहीं दिखेंगे। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर एक 3 इयर्स का बच्चा है तो टॉयलेट ट्रेंड, मतलब एटलीस्ट कम से कम यूरिनेशन के लिए तो इंडिकेशन देने लगता है ना, अपने हाथ से खाना शुरू करता है, पानी। इन बच्चों में आपको वो नहीं दिखाई देगा। एवरीथिंग वाज डिलेड, सब कुछ डिले होता है। और जो इतनी सिंपल चीजें हैं जिनको हमारे बच्चे, नॉर्मल सो कॉल्ड नॉर्मल बच्चे एक इन्वायरमेंट में देखकर सीख जाते हैं ना, इनके लिए वो भी बहुत मुश्किल होता है। तो इसीलिए जो हम लोग बार बार बात करते हैं कि पेरेंट्स के ऊपर लोड बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि अगर आपका बच्चा 3 इयर्स का हो गया है, वो अभी भी एक ब्रश नहीं कर पा रहा है, वो टॉयलेट ट्रेन नहीं है, वो कुछ खा नहीं पा रहा है, और ये 3 इयर्स तक नहीं चलता मैम, ये बहुत आगे तक जाता है। इट मे बी पॉसिबल, मतलब रिसेंटली व्हेन आई अटेंड पेशेंट इन ओपीडी, सो 8 इयर्स बॉय है ना, 8 इयर्स बॉय, 10 इयर्स गर्ल, नॉट एबल टू डू द एडियंस। ये कंडीशंस है। तो ये डिपेंड करता है कि जो डायग्नोज है उसका सीवियरिटी रेट क्या है, और साथ साथ उसकी सीवियरिटी को समझते हुए इंटरवेंशन क्या दिया गया है ना। तो वो इंटरवेंशन विल डिसाइड। तो वसु के केस में ये हुआ कि मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि वो एडीएल करने लगे, लाइक वो इंडिपेंडेंट हो जाए। जब वो इंडिपेंडेंट हुआ तब हमने उसके दूसरे एरिया को भी एड्रेस करना शुरू किया, साथ साथ उसका स्पीच एंड कम्युनिकेशन पर काम किया। तो उसके बाद भी होता है ना मन में कि आप जो कर रहे हो तो वो ठीक है क्या, कमी तो नहीं रह रही है। बीइंग अ मदर हमेशा वो वरी आता है ना कि जो मैं कर रही हूँ वो सफिशिएंट है क्या। तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग बीच बीच में अलग अलग इंडिया में जो अच्छी जगह है जहाँ पर इस तरीके का वर्क होता है मिलने भी गए। जैसे हम एम्स गए तो वहाँ पर एम्स में जब मैंने डॉक्टर से पूछा तो वो बोले कि मतलब जो ये कर रहा है इस डायग्नोज के साथ ना, ये बच्चे नहीं करते हैं मैम। सो ये जो उनका फीडबैक होता था तो वो मुझे वापस से फिर से एनर्जी देता था, फिर से मुझे वापस से मोटिवेट करता था। ये प्रोसेस चलता रहा। ये प्रोसेस जब चला उसी के दौरान जैसे मैंने बताया पंडित सर थे, तो ये प्रोसेस के दौरान जब मैं उनसे मिली तो अब क्या हो रहा था, मेरा पूरे लाइफ का फोकस कहाँ चला गया था, वसु है ना। उठ रही हूँ, सो रही हूँ, बैठ रही हूँ, मेरी लाइफ में दूसरा कोई फोकस ही नहीं है ना, केवल मैं सेंटर्ड हो गई। सो अब उन्होंने बोला कि अब ऐसा है कि लाइफ का फोकस थोड़ा चेंज करना पड़ेगा ना। वसु तुम्हारा लाइफ का एक पार्ट है, वो एक तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अभी उसके साथ तुमको उसको लाइफ टाइम केयर और सपोर्ट देना है ना, और वो तुम दे रहे हो। बट आफ्टर पासिंग द फ्यू इयर्स ना, जब आप अपना लाइफ एक निकाल दोगे ना, देन यू विल रियलाइज कि तुमने अपने लिए क्या किया। क्योंकि तुम खुद जब तक अब तुम जैसे पर्सन हो, तुम जैसे इंडिविजुअल हो ना, तो कोई भी इंडिविजुअल जिसके लिए ना सेल्फ सेटिस्फेक्शन, सेल्फ अचीवमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तुमने अभी जैसे कंडीशनिंग की है लाइफ की, तुमने उसको अपनी चीजों को वसु के साथ जोड़ा है। और वसु का जो डायग्नोज है तो वो नॉर्मलसी का जो डायग्नोज है ना, कि बच्चे हो जाएंगे, एक अच्छा एजुकेशन लेंगे, एक अच्छा जॉब करेंगे ना, तो पेरेंट्स विल सेटिस्फाइड कि हाँ यार मैंने लाइफ में जो किया उसका आज मुझे
रिजल्ट है, तो आपका जो आप जब आओगे अपने ओल्ड एज में तो आप सेटिस्फाइड हो गए। बट जो तुमने कंडीशनिंग किया है, जो बच्चे का डायग्नोस है, वो तो तुमको वो कभी देने वाला नहीं है ना, क्योंकि तुमने तो वैसे ही अभी कंडीशन किया हुआ है। तो लेट्स चेंज इट, है ना, उसको सेकेंडरी ही रखना है ना, प्रायोरिटी पे खुद को रखकर। क्योंकि हो क्या रहा था मैम कि ये करते करते ना फ्रस्ट्रेशन तो आ रहा था ना, क्योंकि जब आप उस चीज के लिए काम कर रहे हो ना, क्योंकि तब तक मुझे भी इतनी क्लैरिटी नहीं थी ना, क्योंकि मुझे तो बताया भी नहीं था किसी ने कि कितना परफेक्टली ये जाता है, क्या इसका प्रोग्नोसिस है, कितना बेहतर वो करेगा। हम तो ये सोच रहे हैं ना कि हम इतनी मेहनत करें तो वो नॉर्मल हो जाएगा, एकदम से हो जाएगा, है ना, नॉर्मल हो जाएगा, नॉर्मल हो जाएगा। हम उसी उसमें दौड़ रहे हैं। वो तो आज पता चलता है कि ये सब होता है, उस समय तो हम यही सोच रहे थे। बट वो एवरी डे उठो, फिर वो एवरी डे का एक गोल लो, फिर वो उसमें फुलफिल नहीं हुए, कर तो रहे हैं लेकिन धीमे 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 कहीं ना कहीं आप डीमोटिवेट भी होते चले जा रहे थे। तो वो क्लियरिटी उन्होंने दी कि, और वो शायद जब उन्होंने क्लियरिटी दी मुझे समझ में भी नहीं आया था, फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था। बस मुझे ये समझ में आ रहा था ये एक पर्सन है ना, और ये इतने एक्सपीरियंस्ड है, तो अगर उन्होंने कुछ सजेस्ट किया है तो कुछ तो होगा बस, है ना। तो उसको ध्यान में रखते हुए फिर उन्होंने बोला कि तुम ना, अगर ये तुम्हारा ये स्किल है और तुम तो इसको ना तुम दूसरों के लिए भी हेल्प करो। तो वो मुझे पसंद आया, क्योंकि मुझे दूसरों का ये जो हेल्प करना, ये मुझे शुरू से बहुत पसंद है ना। और मैं पहले ट्यूशंस वगैरह भी लेती थी, है ना, शादी के पहले भी, शादी के बाद भी, जो मेरे मेड वगैरह आते थे उनके बच्चों को पढ़ाना, ये सब मुझे बहुत पसंद होता था। तो जब उन्होंने ये बोला तो मुझे बहुत मजा आया, मुझे लगा कि हाँ, ये इन्होंने बात जो करी है वो मुझे कनेक्ट करी। वहाँ से फिर मैंने जो वहीं पर मैं जब इंटर्नशिप कर रही थी तो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे बच्चे होते थे, तो उनकी मदर से बात करना, उनको हेल्प करना, कैसे आप करो। और वो बहुत सारे नंबर्स मेरे साथ शेयर करते थे कि आप उन मदर्स को बताओ आप कैसे करते हो, और जो मुझसे सीनियर मदर्स है उनसे वो मिलवाते थे कि आप उनसे पूछो वो कैसे करते। तो ऐसे करके एक सर्किल बना, वहाँ पर मैंने देना शुरू करा, जो स्टूडेंट्स होते थे उनके साथ शेयर करना शुरू करा। ऐसे करके वो स्टार्ट हुआ, और वो फिर तब तक नहीं रुका, आज तक, है ना, तब से वो आज तक चालू है। तो कहीं ना कहीं वो एक मदर, है ना, वो एक मदर जो हेल्पलेस सी मदर थी, जो ढूंढ रही थी, तो वो आज आपको आपके सामने दिख रहा है कि वो एक तक्षशिला जैसा इंस्टीट्यूट जो चला रहे हैं। और मुझे लग रहा है कि इस मेरे काम से या मेरी इस स्किल से मैं बहुत सारी लाइफ्स को टच कर पा रही हूँ, है ना। जरूरी नहीं है कि सारे बच्चे हमारे तक्षशिला में आते हैं, बहुत सारे हम लोगों के ऑनलाइन सेशंस भी हैं। मेरे अब्रॉड में भी बहुत सारे ऐसे रहते हैं सेशंस, जहाँ पर मैं कंसल्टेशंस में बिहेवियरल या कुछ भी इश्यूज होते हैं तो वो मैं देती हूँ। इंडिया में भी बहुत सारे ऑनलाइन कंसल्टेशन चलते हैं। अगर हम लोग भोपाल में बात करें तो नियर बाई बहुत सारे टाउन है जहाँ से हमारे पास रेफरेंस आता है, जहाँ पर वो आते हैं, हम असेसमेंट करते हैं, उनको होम प्लानिंग वगैरह देते हैं। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि इतनी जर्नी में मैंने लगभग, मुझे तो याद भी नहीं आता है, अबाउट 5000, तो मुझे लग रहा है कि शायद कम ही होगा, इतने केसेस तो मैं देख चुकी हूँ लगभग इतनी जर्नी में। बहुत ही बढ़िया। तो मैम शुरू से शुरू करते हैं। जैसे आपने कहा साइको एजुकेशन मुझे नहीं मिला था जी, और आप लोग आई गेस तक्षशिला में, चाहे वो आपका क्लाइंट कन्वर्ट हो या नहीं हो, आप साइको एजुकेशन के लिए बहुत कॉन्शियस हैं कि यू प्रोवाइड दैट। साइको एजुकेशन क्या चीज़ है? साइको एजुकेशन मैम, जैसे मैंने बोला, साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जब भी आपके पास कोई भी पेरेंट्स आते हैं, है ना, बच्चे की एक कंडीशंस लेके, और आप उसको, आपका फर्स्ट काम जो है, जो फर्स्ट स्टेप ऑफ द इंटरवेंशन है, वो असेसमेंट, है ना। डिफरेंट टाइप के असेसमेंट है वहाँ पर। वो असेसमेंट जब आप करते हो ना, तो आपको एक डायग्नोज पता चलता है कि एक्चुअली व्हाट इज द कंडीशन, है ना, व्हाट इज द सिवियरिटी, है ना, व्हाट इज द इंटेंसिटी। वो सारी चीजें आपको जब पता चलती है ना, तो यू विल बी एबल टू टेल दैट प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस मीन्स कि ये बच्चा इस कंडीशन के साथ, है ना, वो एक कंडीशन है, उस कंडीशन के साथ इन फ्यूचर उसकी क्या पॉसिबिलिटीज है ना, वो कितना कर पाएगा, उसका फंक्शनल वो कितना कर पाएगा, नॉट अकॉर्डिंग टू द सोसाइटी बट अकॉर्डिंग टू द इंडिविजुअल ना, कि वो अपने अकॉर्डिंग क्या एडियल कर पाएगा, क्या एकेडमिक, है ना, एकेडमिक कर पाएगा। पहले हमारा फोकस होता है कि एडियल्स कर ले, एडियल्स के बाद कुछ एकेडमिक्स कर ले ना, या कुछ ऐसे स्किल ट्रेनिंग दे दें हम उसको, कि अल्टीमेट गोल इज इंडिपेंडेंसी। तो ये सब कुछ हम तब समझ पाते हैं जब हमको डायग्नोज पता चलता है। तो साइको एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, और हम पढ़कर भी, अभी बीइंग अ प्रोफेशनल, हमको पता भी है कि ये फर्स्ट स्टेप है। और तक्षशिला में हमारा पहला काम ही वही है मैम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि आज वो आए हैं हमारे पास, क्लाइंट हमारे पास डायरेक्ट सर्विसेज ले या ना ले, बट व्हेन दे कम
टू अस फॉर असेसमेंट, तो जब व्हेन आई रिपोर्ट देम ना, जब हम उनको रिपोर्ट बताते हैं, डायग्नोज बताते हैं, वहां पर हम उनको साइको एजुकेट करते हैं कि ये आपके बच्चे का कंडीशन है, ये इसका प्रोग्नोसिस है, अब आपको करना क्या है आप पहले ये समझो। क्योंकि होता क्या है मैम कि इनिशियल जो ईयर्स है ना, अगर आप उनको वो साइको एजुकेट नहीं देते हो ना, तो वो पूरे टाइम ना बार्गेनिंग स्टेज पे रहते हैं ना, उनको पता ही नहीं है ना, दे डोंट नो कि करना क्या है। उन्होंने बस इतना बताया, एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला आईडी है, उनको क्या समझ में आ रहा है? अगर मैं बोलूंगी नॉर्मल लोगों से इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है, उस पेरेंट्स को क्या पता ना, हमको एक्सप्लेन करना होता है कि होता क्या है इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। जब इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी हुआ है तो पहला तो साइंटिफिकली ब्रेन में क्या हुआ है, फिर उसके बाद उसके फंक्शन से रिलेट करना होता है कि वो उसकी वजह से क्या फंक्शंस नहीं कर पा रहा है। तो जब आप ये समझ पाते हो तभी तो आप उस बच्चे को समझ पाओगे। तो आपको एक्सेप्टेंस, चाहे वो पेरेंट्स के साइड का एक्सेप्टेंस हो, चाहे वो बच्चे को लेके एक्सेप्टेंस हो, आप तभी कर पाओगे जब आपको क्लियर पिक्चर पता होगा। कोई भी चीज की क्लियरिटी ही आपको एक्सेप्टेंस देती है। और ये जब हम करते हैं तो हम उनको एम्पावर करते हैं, है ना, क्योंकि आज हम हैं, है ना, फॉर द गॉड ग्रेस, है ना, वी आर क्लेमिंग कि हम बहुत काम कर रहे हैं ना, बहुत हम नोबल काम कर रहे हैं, हम किसी के साथ गलत नहीं कर रहे हैं, जो हमारा मैक्सिमम है ना, वो हम देने की कोशिश कर रहे हैं। बट सब जगह ऐसा नहीं है ना, सब जगह ऐसा नहीं है। और ये फील्ड ऐसा है जिसके बारे में अवेयरनेस नहीं है ना। तो अगर मुझे पता है कि, और ये बहुत क्रिटिकल एज है, जो ये जब हमारे पास पेरेंट्स आते हैं ना, तो इनिशियल ईयर्स में वो बहुत क्रिटिकल एज है, उस समय देने वाला कोई भी इंटरवेंशन बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है। मतलब 0 to 5 years 95% ब्रेन डेवलप हो रहा होता है उस समय। अगर आप उस समय कोई भी इंटरवेंशन देते हो ना, तो बहुत वर्थ करता है चाइल्ड के डेवलपमेंट में। तो उस समय ही अगर आपने उनको साइको एजुकेट कर दिया और उनको कोशिश करी बताने की कि क्या है, तो वो कहीं ना कहीं जो पावर जो होता है ना कंट्रोल लाइफ का, वो खुद लेना सीखते हैं। और जब कंट्रोल कोई भी खुद लेता है ना, तो वो रिस्पॉन्सिबल और अकाउंटेबिलिटी बियर करता है। बट जब तक दे आर डिपेंडेंट ऑन अस, तब तक वो अकाउंटेबिलिटी नहीं आती है, जैसे कि मेरे केस में हो रहा था। सो आई एम सर्चिंग फॉर इट ना, कि मुझे ऐसा लग रहा था मुझे चाहिए है। तो वो जब मैंने पढ़ा, मैंने उसको समझा, वो मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, और मुझे लगा नाउ आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज डेवलपमेंट। अगर मैं एक राइट स्टेप लेती हूँ तो वो उसकी लाइफ को चेंज करेगा। सो ये अकाउंटेबिलिटी तभी आती है जब हमको एक्सेप्टेंस है। एक्सेप्टेंस तभी आएगा जब आपको क्लियरिटी है। क्लियरिटी तभी आएगा जब व्हेन वी पीपल ना हु आर वर्किंग इन द फील्ड ऑफ रिहैबिलिटेशन गिव द साइको एजुकेशन टू द पेरेंट्स। तो एग्जैक्टली दैट इज साइको एजुकेशन मैम। वंडरफुल मैम। सो मैम, आपके बेटा अभी 17 साल का हो गया है और आपने एज अ मदर कोई जर्नी स्टार्ट करी और अब आप उसको एज अ फीमेल लीडर आगे कैरी फॉरवर्ड कर चुके हैं। बीइंग अ मदर, इतना इमोशनली इस इशू से अटैच होना और इतनी इमोशंस के साथ आपने वो फर्स्ट स्टेप लिया था, आज की डेट में पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि आपके बेटे की क्या 17 ईयर्स के ड्यूरेशन में डेवलपमेंट हुआ, आपने क्या क्या उनके साथ अचीवमेंट्स लिए हैं, और उसके साथ साथ मैं आपका इमोशनल डेवलपमेंट पूछना चाहूँगी कि इस ड्यूरेशन में आपका पर्सनली इमोशनली क्या डेवलपमेंट हुआ। ओके, जैसा आपने बताया मैम के भी 17 ईयर्स के हैं, और मैंने बताया वो सीपी का केस है, और अभी अगर आप देखोगे तो 5 ईयर्स के बाद आईडीबी डायग्नोज होता है, तो मल्टीपल डिसेबिलिटी में बच्चा आता है। मतलब उसका आईक्यू भी कम है, और सीपी मतलब सेरेब्रल पाल्सी, मतलब कि जो पूरी बॉडी का जो कोऑर्डिनेशन है ना, जहाँ पर जो एक मसल्स है ना, वो मसल्स में उसके स्टिफनेस है। तो स्टिफनेस का कैसे हमको हिंडर करता है हमारे कामों को। फॉर एग्जांपल, इफ यू वांट टू होल्ड अ बॉटल, है ना, तो आपको एक मैक्सिमम अमाउंट में उस चीज को होल्ड करना पड़ता है ना, आपका मसल्स उस तरीके से वर्क करेगा। लेकिन अगर स्टिफनेस है, अगर आप स्टिफ हो, तो आप कैसे बॉटल होल्ड करोगे। तो ये बहुत टफ कंडीशंस होता है, इसीलिए उसके डे टू डे के लाइफ के बहुत सारे चैलेंजेस थे। और अगर मैं इसके इंटरवेंशन की बात करूं तो फिजियोथेरेपी इज द सोल्यूशन, है ना। तो 9 मंथ से जो फिजियोथेरेपी स्टार्ट हुआ वो अभी तक स्टार्ट है मैम, अभी तक चल रहा है। तो विद द हेल्प ऑफ फिजियोथेरेपी, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेशन, उसने डे टू डे लाइफ के अपने सारे एडीएल्स, पहले तो एडीएल्स ही था कि टॉयलेट कंट्रोल, है ना, ईटिंग, ये सारा अपना ड्रेसिंग, बैदिंग, ये सारा उसने लर्न किया। हमारा फोकस ही इस पर था कि वो सीख ले। उसके बाद बेसिक जो एजुकेशन होती है, जिसको हम लोग फंक्शनल एकेडमिक्स कहते हैं, जहाँ पर
बच्चे को वो, क्योंकि वो हमें पता है कि वो एक लिमिटेड आईक्यू का बच्चा है ना, उसका आईक्यू इतना नहीं है कि नॉर्मल एजुकेशन ले पाए, सो क्यों हमको वो सब सिखाना है, हमको उसको वो सब चीजें सिखानी है जो उसके जीवन को आसान बनाए, दैट इज कॉल्ड फंक्शनल एकेडमिक्स। तो उसका नाम कहाँ लिखा हुआ है ना, उसका अगर वो जा रहा है होटल में तो उसको मेन्यू पढ़ना आना चाहिए, बेसिक रुपए पैसे उसको समझने चाहिए कि अगर मैं उसको इंडिपेंडेंट बना रही हूँ तो मैं पास की शॉप से, मुझे पता है वो बहुत करोड़ों की डील नहीं करने वाला है, बट पास की शॉप से जाकर एक दूध का पैकेट भी वो ला रहा है 20-30 रुपए आइडेंटिफाई करके, इट विल एड हिज सेल्फ स्टीम ना, उसका सेल्फ स्टीम को वो बढ़ाएगा, उसकी वैल्यू, उसकी वर्थ को बढ़ाएगा। तो कहीं ना कहीं ये जो सारा प्लानिंग होता है इन बच्चों का, इन पर फोकस्ड होता है। तो मैंने वसु के लिए भी सेम अप्रोच यूज किया कि मैं पहले उसको एडीएल ट्रेन करूंगी, उसके बाद मैंने उसका बेसिक फंक्शनल एकेडमिक्स में काम किया, और अभी वो 17 इयर्स का है, तो अभी उसका हम लोग प्री वोकेशनल ट्रेनिंग चल रहा है तक्षशिला में ही। तो वहाँ पर प्री वोकेशनल ट्रेनिंग का मतलब है कि बच्चों को वो, जो बच्चे इस लिमिटेशंस के साथ हैं, उनको वो स्किल सिखाना जो उनके आगे आने वाली लाइफ में उनको हेल्प करें, और इन द फॉर्म ऑफ सब ऑक्यूपेशनल स्किल्स ना, कि लाइक कुछ काम वो ऐसा कर पाए जो उनको प्रोडक्टिव ऐड करे और कहीं ना कहीं मनी जनरेट करे, क्योंकि मनी जनरेट करना इज नॉट ओनली द पर्पस, बी प्रोडक्टिव ना, क्योंकि आप अगर प्रोडक्टिव नहीं हो ना तो आप ऐसे ही आप खत्म हो, है ना। वो हम आप सबके लिए, और होता क्या है, इस ग्रुप को हम समझते हैं, उनको क्या समझ रहा है, बट हमको ये समझना होगा कि उनको समझ रहा है ना। वी आर क्लेमिंग कि यार उनके पास, वो जैसे बोलते हैं आईक्यू 55 है, हम बोलते हैं हमारे पास 90 है ना, तो वो तो 55 वाले हैं, वो क्या समझ रहे होंगे, हम बोल रहे हैं 90 नहीं समझ रहे हैं, 55 तो समझ रहे हैं ना। तो नहीं समझना और 55 समझना, दोनों में बहुत बिग डिफरेंस है। तो वो बिग डिफरेंस को एड्रेस करते हुए आपको उसको ट्रेनिंग को प्लान करना होता है। तो वो ट्रेनिंग उसकी चल ही रही है। और अगर इन सब का भी मैं अगर अल्टीमेट गोल देखूं ना, तो मुझे लगता है कि एक इंडिविजुअल जो खुश है ना, वो अल्टीमेट गोल है। तो मुझे आज पता है कि इतने इयर्स की जर्नी में वो खुश है ना, वो बहुत खुश है, वो पूरे टाइम मोटिवेटेड रहता है अपने तक्षशिला जाने के लिए। अपनी फैमिली में उसको बहुत मजा आता है, फैमिली गेट टुगेदर उसको बहुत पसंद है, बहुत फूडी है, बहुत अलग अलग वैरायटी के खाना उसको बहुत पसंद है, बहुत डिमांड्स भी उसकी चलती हैं, ये बना दो, आज वहाँ जाना है ना। अपने सारे जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ बहुत केयरिंग है वो, ठीक है। जितना हम आप नहीं केयर कर पाएंगे उतना वो, मैं जब तक घर नहीं पहुँचती हूँ, मम्मा कब आएगी, मम्मा को फ़ोन करो। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक इंडिविजुअल जो एक ह्यूमन को चाहिए है, वो तो वो सब कुछ कर पा रहा है। तो मैं ये क्यों बोलूं कि भाई वो स्पेशल है या अलग है। हाँ, शायद उसका जर्नी अलग था, उसकी और उसकी जर्नी ने जो डिमांड किया शायद वो मुझे सीखना था, और वो सीखना भी मैंने कभी, मुझे स्ट्रेस नहीं लगा। मुझे ऐसा लगा कि आज अगर वो नहीं होता तो, और मैं उस जर्नी में नहीं होती, तो जो मैं आज आपके सामने दिख रही हूँ वो होती नहीं। जो आपने इमोशनल वाला पार्ट बोला, क्योंकि जब वो सब आया था मेरी लाइफ में तो मैं एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग थी ना। मुझे तो उतनी ही गुस्सा आती थी जब मुझे फॉर एग्जाम्पल मुझे उसके थेरेपीज के घर पे मतलब रिपीट करना होता था, बट गेस्ट आते थे घर पे या कुछ भी होता था ना, जैसे डिमांड्स करती है फैमिली, मुझे बहुत गुस्सा आती थी। मुझे ऐसा लगता था इनको समझ नहीं आ रहा है क्या, इनको समझ नहीं आ रहा है क्या। मतलब मैं पूरे टाइम अपने उस पर रहती थी कि इनको नहीं समझना नहीं है ये ऐसे। लेकिन धीमे 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 जब उसके साथ आगे बढ़ी ना, तो वो इमोशनल रेजिलियंस डेवलप होता चला गया। मुझे समझ में आने लगा कि ये जो है ना, ये मेरा पार्ट है ना। तो ये जो क्योंकि मैं कर तो काम तब भी रही थी, बट वो मुझे फ्रस्ट्रेशन देता था, बहुत एंगर आता था मुझे। लेकिन जब मैं इस जर्नी में आगे बढ़ी ना, तो मुझे समझ में आने लगा कि काम तो तुमको करना है, या तो तुम्हारे पास 2 चॉइस है यार, कि काम कर लो यार या तो मत करो। अगर करना है तो भी 2 चॉइसेस है, खुश होके करो या दुखी होके करो। तो दुखी होके क्यों करना है, खुश होके करो ना, खुश होके करो, और उसको अपने लिए करोगे तो वो उसको भी मदद करेगा और मुझे भी मदद करेगा। तो डेफिनेटली ये जो लाइफ का जो ये पूरा 17 इयर्स है ना, वो पूरा चेंज मैं खुद को पाती हूँ। अभी मुझे सबके साथ कनेक्ट करना आसान है, मुझे किसी की बात पे गुस्सा नहीं आता है। मुझे ऐसा समझ में आने लगा है कि यार सब अपने अपनी जर्नी पे है, सब अपने अपने पाथ पे हैं, और सबके अपने प्रोस कॉन्स चीजें चल रही हैं, सब अपने एक्सपीरियंस के साथ हैं। तो मुझे वो रिस्पेक्ट आने लगी, और ये शायद, और जो फ्लेक्सिबिलिटी एक होती है ना, वो बहुत आई है कि ये नहीं होगा तो ऐसा, वो जो प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसको हम बोलते हैं ना, कि एक सिचुएशन, एक रास्ता बंद है तो दूसरा बंद है तो तीसरा, वहां फ्रस्ट्रेशन नहीं अभी आ रहा है। तो मुझे लगता है इट्स ओनली बिकॉज ऑफ वसु। अगर वसु ऐसे नहीं होते
शायद आज मैं भी ऐसे नहीं हूँ। मैम आपसे बात करके मुझे गूज़बम्स आ गए और आप इमोशनल भी हो रहे हैं, और उससे समझ में आता है कि एक माँ में कितनी बड़ी ताकत है। और बहुत अमेजिंग चीज़ है कि आपने अपनी ममता सिर्फ अपने खुद के बच्चे तक नहीं रखी, उस चीज़ को बहुत वाइडली फैलाया, और आप आगे भी और कर रहे हैं। और जैसा आपने खुद बोला कि आपका बेटा एक लाइफ में आया, वो एक आपकी स्पिरिचुअलिटी के लिए आया, कहीं ना कहीं वो आपकी जर्नी शुरू करने के लिए आया, और वो अभी तक भी चीज़ें चल रही हैं। एंड मैम इसी के साथ साथ आपसे एक बात और पूछूंगी कि इमोशंस की बात हो रही है, आपकी फील्ड में डेली बेसिस पे बहुत एनर्जी और बहुत इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। हर दिन वो सुबह उठ कर के वो एनर्जी देना, वो इंटेंशन के साथ इजी नहीं है। और वो कई बार लोग समझते नहीं है। एक रेगुलर कोई डॉक्टर होता है या कोई एडल्ट का भी कोई साइकोलॉजिकल रेसोल्यूशन कर रहा होता है, साइकाइट्रिस्ट काउंसलिंग हो रही होती है, वो तब भी एक लेवल तक ईजी है। बट आप जो कर रहे हैं और आपके साथ जो पार्टनर हैं आपके अनिल सर, जिनके साथ हमने पॉडकास्ट किया है एक बार, आप लोग बहुत अलग लेवल के चैलेंजेस को फेस करते हैं डेली। ऑब्वियसली बीइंग अ फीमेल, मैं आपसे पहले तो यही पूछना चाहूँगी कि इमोशनली कुछ ऐसे इंस्टेंसेस अगर आप हमारे साथ शेयर करना चाहें जिसमें आपका इमोशनल पार्ट एक्टिवेट हुआ, आपने उस टाइम पे कुछ ऐसे डिसीजंस लिए और उसका कुछ अलग आउटकम निकला। ओके, सो फर्स्ट की जो मुझे लगता है कि सबको ऐसा लगता है या सब ऐसा समझते हैं कि ये जो फील्ड है वो बहुत मतलब लाइक बहुत आपको उसमें बहुत एनर्जी भी चाहिए, नो डाउट चाहिए, है ना, वो एनर्जी चाहिए है, वो पेशेंस चाहिए है ना, वो आपको चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ हमको ये भी समझना पड़ेगा, जितना ज़्यादा हमने उस सिचुएशंस को, उस पॉपुलेशन को एक्सेप्ट किया है ना, तो ये ना उल्टा हो जाता है। ये बिल्कुल रिवर्स हो जाएगा। कैसे रिवर्स होगा? क्योंकि आप जिस पॉपुलेशन के साथ काम कर रहे हो ना, वो बहुत प्योर पॉपुलेशन है ना। वो जो बच्चे हैं वो ये जो हम लोगों की सो कॉल्ड दुनियादारी है ना, उससे बिल्कुल अलग है। तो वो जो एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना, वो बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव एनर्जी है। तो अगर हमने अपने आप को, हम कैसे करते हैं ना, लाइक जैसे आपने बोला स्पिरिचुअलिटी, तो डेफिनेटली मैं उसको बिलीव भी करती हूँ, फॉलो भी करती हूँ। और मुझे लगता है ना, एनर्जी जो मैं बहुत बार यूज भी करती हूँ ये टर्म, कि वो एनर्जी बहुत मैटर करता है। तो आप क्या हो? आप तो रेडिएटर हो ना, आप तो एक हो कि आप पर डिपेंड है कि आपको अपने आसपास से क्या लेना है ना। तो जब मैं उस ग्रुप में जाती हूँ ना, तो एवरी टाइम, एवरी डे, एवरी मोमेंट आई फील कि जब मैं उससे आई हूँ ना, तो मेरा जो एनर्जी एक्सचेंज हुआ है ना, मेरा सारा पॉजिटिव एनर्जी उधर से आया है ना। मुझे कहीं से भी वो कभी भी ऐसा थकाने वाला नहीं लगता है। आज तो फिर भी मैं एक मतलब आप बोलोगे कि थोड़ा मैनेजमेंट की ओर ज्यादा हूँ ना, लेकिन अभी 1 साल से तक्षशिला आया ना, अभी भी मैं डायरेक्ट ओपीडी में अभी भी मैं वर्क करती हूँ जाके। बट उसके पहले इतने साल तक तो मैं डायरेक्ट बच्चों के साथ ही काम कर रही थी। बट मुझे कभी थकान नहीं होती है, कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि मैं बहुत थक गई हूँ या मुझे ना बहुत ऐसा लग रहा है कि यार बहुत ज्यादा हेक्टिक, नहीं, मुझे उल्टा। और ना वहां जाकर छुट्टी के दिन भी मुझे ऐसा सीख करती रहती हूँ कि मैं थोड़ी देर तो काम कर लेती, क्योंकि मुझे लगता है वो जो एनर्जी एक्सचेंज है ना, वो मेरे को बहुत बहुत पॉजिटिविटी देता है और उनके एनर्जी बहुत प्योर होते हैं। तो वहां से एक मैं हर बार वही बोलती हूँ कि वो मम्मी लोग बोलते हैं हमेशा, हम एक बच्चा नहीं संभाल पाते मैम, आप 40 बच्चे कैसे संभालते हो? तो मैंने बोला क्योंकि मैंने अपने आप को उनकी पॉजिटिव एनर्जी के ना रेडिएटर जैसा लिया हुआ है ना, कि मैं उनसे वो लेती हूँ और फिर वो मेरे दूसरे कामों में मदद करता है। तो इमोशंस का तो आप बोल सकते हो कि कुछ ऐसा है कि वो एनर्जी एक्सचेंज के लिए मुझे लगता है कि वो मुझे बहुत कभी भी थकाते नहीं है। और बाकी ये जो इमोशनल जो जर्नी मैं आपको बता रही हूँ कि इनिशियली अगर आप बोलोगे ना, तो जब भी मैं इस पॉपुलेशन के साथ काम करती थी ना, तो डेफिनेटली बीइंग अ मदर, है ना, जब आपके पास दूसरी मदर आती है तो आपने तो वो सब एक्सपीरियंस किया होता है। तो मैं क्या कर रही होती थी, उनके साथ बैठ के रो रही होती थी। वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं और मैं रोती जा रही हूँ उनके साथ, वो अपनी प्रॉब्लम बता रहे हैं, मैं अपने साथ रोती जा रही हूँ। ऐसा चल रहा होता था, है ना। बट मैं उस समय ये तो नहीं सोच रही होती थी कि यार मेरा रोना उनको क्या इफेक्ट देने वाला है ना, क्योंकि वो मुझे मदर नहीं समझ रहे ना, उनके लिए तो मैं एक रोल मॉडल हूँ। वो तो मेरे को एक्सपर्ट समझ रहे हैं ना, और उनको ये पता है कि इसकी भी अपनी एक जर्नी रही है। बट मैं जब रो रही हूँ तो मुझे लग रहा है मैं तो एम्पैथाइज हो रही हूँ ना उनके साथ। तो मेरा ब्रेन वैसे रिइंफोर्समेंट कर रहा होता था मुझे कि यार मैं तो रो रही हूँ, मतलब कि ये तो
गलत बात नहीं है ना, वो तकलीफ में है तो मैं तो तकलीफ में होंगी ना उनके साथ, तो ये तो अच्छी बात है। बट आफ्टर मीटिंग द अनिल मेरा ये चेंज हो गया, है ना, क्योंकि वहां उसके मिलने के बाद से मुझे समझ में आया भाई कि वो बोल रहा है कि तुम केवल एक मदर नहीं हो, तुम एक उनके लिए रोल मॉडल हो, एक प्रोफेशनल हो। अगर तुमने भी उनके साथ बैठ के रोना शुरू कर दिया तो उनको उनका रोना वैलिड लगेगा, क्योंकि तुम तो यहाँ पर रो के वापस से तुम्हारे पास वो है ना क्लियरिटी, तो तुम तो वापस से आ जाते हो अपने रोल में, वो नहीं आ पाएंगे। तो पहले तो तुमको इसको समझना होगा, इस डिफरेंस को, कि नाउ यू आर ऑल्सो अ प्रोफेशनल। हाँ, बीइंग अ मदर यू कैन बी एम्पैथाइज विद हर, इट्स टोटली ओके, बट आफ्टर द एम्पैथी बिल्डअप आपको उसके आगे एम्पावरमेंट की ओर भी बढ़ना है। तो रोने तक मत रोको ना जर्नी, आप एम्पैथी आई, आपके आंसू, इट्स टोटली ओके, बट उसके बाद उनको एम्पावर भी करना है। क्योंकि जब तक वो कंट्रोल, और ये मैं भी रियलाइज कर रही थी कि वो कंट्रोल जब तक मैंने नहीं लिया तो मैं आगे नहीं बढ़ पाई, तो वैसे ही मुझे वो कंट्रोल पेरेंट्स को उनको देना होगा। जब तक दे आर डिपेंडेंट ऑन मी, दे आर सीकिंग ओनली एम्पैथी ना, नथिंग विल वर्क, है ना। एम्पैथी इज ओनली अ स्टेप ऑफ दिस प्रोसेस। आप एम्पैथी होना बहुत अच्छी बात है, वो आपको कनेक्ट करती है, वो उनके इमोशन को वैलिडेट करने का स्पेस देती है, बट एम्पैथी के बाद क्या? एम्पैथी के बाद तो उनको क्लियरिटी देने के लिए उनको एम्पावर करना है। एम्पावर करने के लिए उनको आपको वो सारी चीजें क्लियरिटी देनी होंगी जो उनके लिए लाइफ में इम्पोर्टेंट है। तो वहां से कुछ जर्नी इस तरीके से चेंज हुई। तो नाउ अभी मुझे लगता है कि मैं अभी उस लेवल पे हूँ कि अभी मैं अपने इमोशंस को भी समझ पाती हूँ, कंट्रोल भी कर पाती हूँ, और साथ साथ क्योंकि मैं अब ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है मेरी ना, तो मैं अब कोई भी मेरा एक्शंस या कोई भी मेरा इमोशंस सामने वाले को कैसे रिनफोर्स ना कर दे या उसको निगेटिव वे में ना ले जाए, मुझे ये भी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी फील होती है। और मुझे लगता है मैं उसको कैरी करके मदद करती हूँ उनको कि वो मेरे कोई भी बिहेवियर से ना, कोई भी कॉन्शियसली मैं कर रही हूँ या अनकॉन्शियसली, वो उनको रिनफोर्स ना करें बल्कि उनको एम्पावर करें। तो ये मुझे लगता है कि अभी ऐड हुआ है आफ्टर मीटिंग। वंडरफुल वंडरफुल मैम, मैंने सर को भी कहा था, आपको भी रिपीट कहूँगी कि बहुत रेयर होते हैं आप जैसे लोग, और बहुत कॉन्शियस हैं आप अपनी फील्ड में। कॉन्शियस होना ही अपने आप में बहुत रेयर है आजकल, और आप उसके साथ साथ इतना कुछ कर रहे हैं, इट्स हैट्स ऑफ। और मैम, सबसे पहले ऑडियंस के लिए हम टेक्निकली स्टार्ट करते हैं, न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन, और जैसे हम पेरेंट्स की बात कर रहे हैं, पेरेंट्स का एक्सेप्टेंस ही नहीं आता है कई बार। मतलब सोसाइटी से भी ढाकते हैं, अपनी इमेज की बहुत उनको फिक्र रहती है। बीइंग अ मदर, बीइंग अ प्रोफेशनल पर्सन इन दिस फील्ड, आप कैसे एक्सेप्टेंस प्रोसीजर पेरेंट्स को फॉलो करवाते हैं, और क्या क्या उसमें चैलेंजेस आते हैं? मैंने बोला ना कि एक फैमिली है ना, जैसे कि मैं अपने लाइफ से भी रिलेट करती हूँ, एक फैमिली ना जहाँ पर व्हेन अ वुमेन इज प्रेग्नेंट ना, तो वो उसका कैसा वाला फेज होता है, बहुत खूबसूरत है ना, वो एहसास भी बहुत खूबसूरत है कि मैं ना एक बच्चे को जन्म देने वाली हूँ ना। वो मुझे लगता है मातृत्व का सबसे सुखद एहसास है ना, सबसे खूबसूरत एहसास है। बट जब आपको जब बर्थ देते हो है ना, एंड व्हेन यू रियलाइज्ड कि ये जो बच्चा है ये हेल्दी नहीं है ना, या वो सर्टेन चीजें लेकर आया है जो नॉर्मलसी में फिट नहीं हो रही है ना, तो जितना वो सुखद, कोई भी चीज जितनी सुखद है, तो जब उसका उल्टा आएगा तो वो उतना ही दुखद हो जाता है। तो वैसा ही होता है ना एक माँ के जीवन में, या एक मैं पेरेंट्स के नजरिए से भी बोल सकती हूँ कि फादर भी वही सेम फीलिंग फील करता है ना। माँ उसको जन्म जरूर दे रही होती है, लेकिन फादर भी वो सेम फीलिंग बराबर से फील कर रहा है ना। तो दोनों के लिए एकदम से जो आके जिसने सपनों को चकनाचूर कर दिया कि मेरा बच्चा हेल्दी नहीं है, मेरा बच्चा कुछ सर्टेन कंडीशंस के साथ है जिसको हम एबनॉर्मलसी समझ रहे हैं ना, वो तब तक तो वो एबनॉर्मल है ना, क्योंकि वो फिट नहीं है, क्लैरिटी नहीं है। तो वो एबनॉर्मलिटी को आप बोलो कि मैंने आपको बोला कि भाई आपके बच्चे को मैंने डायग्नोज दिया ये है, और मैं उनसे एक्सपेक्ट कर लूं कि यार ऐसा ऐसा वो मान लेंगे, ये नहीं हो सकता, कभी नहीं होगा। इस एक्सेप्टेंस जो आप बात कर रहे हो ना, वो एक्सेप्टेंस डिनायल से स्टार्ट होकर वो एक्सेप्टेंस तक का एक
प्रोसेस है ना। जब भी कोई लाइफ में ऐसी ट्रेजेडी होती है, कभी कोई भी ऐसा सिचुएशन आता है ना, तो सब अब इस जर्नी के गो थ्रू जाते हैं। बट इस जर्नी के गो थ्रू में ना वो बार्गेनिंग जो स्टेज है ना, यहाँ तक तो ठीक है कि डिनायल आया, गुस्सा आया, हमने सब कुछ किया। बार्गेनिंग का जब स्टेज आ रहा होता है तो वहां पर ना ये तो उनको समझ में आ रहा है यार कुछ तो नहीं है ठीक, बट वो क्या ठीक नहीं है, या वो जैसे मैंने बोला मैंने थेरेपी तो स्टार्ट कर दिया था, बट आई वाज ऑन बार्गेनिंग स्टेज। मैं रोज जा रही थी तो मैं बार्गेन कर रही थी ना, 3 महीने जाऊंगी तो अच्छा हो जाएगा, 6 महीने कराऊंगी तो अच्छा हो जाएगा, मैं 3 बार घर में मेहनत करूंगी तो अच्छा हो जाएगा। बार्गेनिंग मतलब आप कुछ कर रहे हो बदले में कुछ पाने के लिए, है ना। आप उसमें वहां पर सोच के एक्सपेक्टेशन तो है ना आपकी वहां पर, और वो एक्सपेक्टेशन जो है वो रियलिटी ओरिएंटेड तो कतई नहीं है। तो ये जो बार्गेनिंग स्टेज है ना, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स इसमें ही रहते हैं। तो हम उनको बस इतना समझाते हैं कि ये जो बार्गेनिंग स्टेज है ये प्रोसेस है, ये आपको हम उसके लिए आपके लिए बहुत एम्पैथाइज भी हैं कि हम एम्पैथाइज हैं आपके साथ, ये जो आप फील कर रहे हो इट्स टोटली नॉर्मल, बट इट्स द ओनली अ स्टेप, इट्स ओनली द प्रोसेस। आपकी मंजिल ये नहीं है। बार्गेनिंग स्टेज पे भी आपका जो माइंड स्टेट है ना वो बच्चे के लिए मैक्सिमम नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप बार्गेनिंग में हो तो पूरे टाइम आप इमोशनल कोपिंग यूज कर रहे हो ना, वहां पर आपका हर एक जो एक्शन है ना वो इमोशनल बेस्ड है। जब आप एक्सेप्टेंस पे जाते हो ना, वहां पर आपका जो कोपिंग स्ट्रेटजी होता है वो प्रॉब्लम फोकस्ड होता है। मीन्स कि यू हैव अ प्रॉब्लम एंड यू आर सर्चिंग फॉर द सोल्यूशन, बट व्हेन यू आर इन द बार्गेनिंग स्टेज यू आर डीलिंग विद द इमोशनल फोकस्ड कोपिंग। वहां पर आप ना इमोशंस को अपने वैलिडेट कर रहे होते हो या जस्टिफाई कर रहे होते हो। तो जब तक हमने इमोशनल कोपिंग को लिया है ना वो अनहेल्दी है और वो लॉन्ग टर्म पे वर्क नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने अपना बताया कि वो लॉन्ग टर्म पे मुझे परेशान कर रहा था ना, क्योंकि एक टाइम के बाद जो मेरी एनर्जी होगी वो चली जाएगी। लेकिन अगर आप प्रॉब्लम फोकस पे आ गए हो, आप एक्सेप्टेंस पे आ गए हो, तो वहां पर फिर शायद ना पेरेंट्स को हमारी भी जरूरत नहीं है। वो खुद इतने एम्पावर हो जाते हैं कि वो खुद ही समझने लगते हैं कि एक्चुअली में जो वो डिसीजन ले रहे हैं क्या वो बच्चों के लिए है या इट्स ओनली द जस्टिफिकेशन ऑफ देयर इमोशंस। तो ये जब डिफरेंस करने लगता है पेरेंट्स, तब वो राइट वे की ओर बढ़ता है। और बीइंग अ प्रोफेशनल, बीइंग अ मदर, मेरा यही वहाँ पर रहता है रोल। मैं और अनिल हम दोनों ही इस पर काम कर रहे हैं कि हम ना मैक्सिमम जितना ज़्यादा उनको इस एक्सेप्टेंस मोड पे ले आए। भले हमको कई बार ऐसा होता है ना कि जो दूसरी जगह पे जाते हैं तो उनको असेसमेंट का एक लिमिटेड टाइम होता है ना, हम असेसमेंट के पहले एक सेशन लेते हैं, असेसमेंट करते हैं, फिर उसके बाद एक सेशन लेते हैं। हम उसमें केवल उनको साइको एजुकेट करते हैं जिससे कि वो एक्सेप्टेंस तक आएँ, और साथ साथ टाइम टू टाइम हम उन लोगों के पेरेंट्स के 1-to-1 और साथ साथ जो ग्रुप सेशंस होते हैं वो भी हम लेते रहते हैं, जहां पर हम बात ही केवल एक्सेप्टेंस की करते हैं। अभी भी हमारा ओरिएंटेशन प्रोग्राम था, वहां पर भी हमने केवल यही बात करी कि इस जर्नी में हम जो अप्रोच यूज कर रहे हैं, आप इक्वल पार्टनर हो, बट आप और हम मिलकर अगर इक्वल पार्टनर क्लेम कर रहे हैं ना, तो आपको तो एम्पावर होना पड़ेगा, आपको तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और व्हेन यू एक्सेप्ट ना, सारी चीजें बहुत ना इजी हो जाती हैं, एकदम फ्लो में आ जाती हैं। तो फिर वो आपको ना इतना इमोशनल डिस्टर्बेंस भी नहीं देती है ना, इतना स्ट्रेस आउट आप होते हो। परफेक्ट। सो मैम, जैसे हमने अनिल सर के साथ जब पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने ट्रांस डिसिप्लिनरी अप्रोच के बारे में अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ऑब्वियसली ऑडियंस के लिए बताना चाहूँगी, अगर वो पॉडकास्ट देखना चाहें तो आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। आपसे मैं पूछना चाहूँगी मैम, आपकी एक्सपर्टीज़ क्या है, व्यूअर्स को वो बताएं, और आप कैसे काउंसलिंग करती हैं। जैसे आपने कहा आप अब्रॉड के भी क्लाइंट्स डील करते हैं, और जब नहीं दिख रहा वहाँ पे बच्चा आपके सामने नहीं है, लेकिन तब भी आप ऑनलाइन भी काउंसलिंग कर पा रहे हैं, तो उसमें कैसी सॉल्यूशंस और कैसी थेरेपीज को आप अपनाते हैं? ओके, बेसिकली मैम आई एम अ रिहैबिलिटेशन साइकोलॉजिस्ट, है ना। आई आल्सो डन द कोर्स ऑफ स्पेशल एजुकेशन। सो जब मेरे पास क्लाइंट आता है, या मैं अगर बोलूँगी तक्षशिला में जब क्लाइंट आता है, जो मेरा रोल वहाँ पर होता है, मेरा रोल रहता है वहाँ पर साइकोलॉजिकल असेसमेंट का। सबसे पहले असेसमेंट करते हैं, साइकोलॉजिकल असेसमेंट हम करते हैं। साइकोलॉजिकल असेसमेंट के बाद और भी दूसरे लेवल के जो असेसमेंट्स होते हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लोग करते हैं, वो सब होता है। फिर हम एक डायग्नोज देते हैं। डायग्नोज मतलब ये तो हमें समझ में आ रहा है कि कुछ टिपिकल दिख रहा है यहाँ पर, लेकिन वो जो न्यूरोडाइवर्स कंडीशन है वो क्या है, क्योंकि बहुत सारी न्यूरोडाइवर्स कंडीशन है, उसमें मेरा बच्चा, है ना,
किस कंडीशन पे, पहले तो ये उनको बताना। दूसरा वो कंडीशन भी है अगर तो उसकी सीवियरिटी क्या है, जिसको हम डिग्री बोलते हैं, कि माइल्ड है, सर ने भी एक्सप्लेन किया था, माइल्ड है कि मॉडरेट है कि प्रोफाउंड है, तो वो डिग्री को एक्सप्लेन करना। फर्स्ट मेरा ये रहता है वहाँ पर स्टेप कि मैं सबसे पहले डायग्नोज करूंगी, मैं उनको बताऊंगी। सेकेंड स्टेप इज साइको एजुकेशन, फिर हम पेरेंट्स को ये बताते हैं कि क्या ये कंडीशन है ना, विद द हेल्प ऑफ काउंसलिंग, कि क्या ये कंडीशन है, इसका प्रोग्नोसिस क्या है। देन हम उनको बताते हैं इंटरवेंशन। इंटरवेंशन में हमारा पूरा फोकस होता है कि क्योंकि ये कैसा है मैम, एक एरिया नहीं है जो चैलेंज आया है, वहां पर हम ना पूरे 6 डोमेन ऑफ जो एरिया जो है डेवलपमेंट का, वो सारे इंटर रिलेटेड है और वो सब अफेक्टेड है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि एक बच्चा केवल बोल नहीं रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल, तो वहां पर केवल बोल नहीं रहा है ना, तो स्पीच थेरेपिस्ट का रोल है। फॉर एग्जांपल ऑटिज्म है ना, वहां पर ना मल्टीपल चीजें वर्क कर रही हैं, क्योंकि वो कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि वो सोशली ओरिएंटेड नहीं है, कनेक्टेड नहीं है, ओरिएंटेड नहीं है, अटेंशन नहीं दे रहा है, वोकेबुलरी डेवलप नहीं हो रही है, कॉम्प्रिहेंड नहीं कर रहा है, तो एक्सप्रेस कैसे करेगा। तो ये इस तरीके का प्रोसेस होता है, और सर ने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है ट्रांसडिसिप्लिनरी में। तो अब मेरे पास जब आया तो मैं उनको ये बताने में हेल्प करती हूँ कि किन किन लोगों की इसको जरूरत है, कंसीडरिंग द सिवियरिटी, कंसीडरिंग द डायग्नोसिस, कौन कौन लोग इसको हेल्प करने वाले हैं, उसमें आपका रोल क्या होगा। फिर जब वो ये सारे असेसमेंट के बाद एक आईपी बनता है, वो आईपी सारे जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं, उस सारी जो टीम है, वो हम मिलकर उसका एक आईपी में हम प्लान करते हैं, ठीक है। होम प्लान हम प्लान करते हैं, वो सारे आईपी को अलग अलग एरिया में एक्टिविटी में चेंज करना, फिर उस एक्टिविटी से हम एनुअल गोल्स लेना, शॉर्ट टर्म गोल्स लेना, उसको वीकली गोल तक लेकर जाना। ठीक है, उसके लिए क्या टीएलएम लगेगा, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे बच्चे हैं पेंसिल और बुक से पढ़ लेते हैं, उनके लिए अलग अलग एरिया को फोकस करते हुए हमें अलग अलग टीएलएम लेने होते हैं। फॉर एग्जांपल व्हेन वी पीपल आर फोकसिंग द डेवलपिंग द फाइन मोटर स्किल्स ना, तो उसकी जो स्किल्स है करंट लेवल की, उसके अकॉर्डिंग उसको किस साइज की बीट्स लगेगी, है ना, कौन सी और दूसरी एक्टिविटी थेरापुटी कैसे हेल्प करेगी, पेपर टीयरिंग कैसे हेल्प करेगा। ये सब हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज टू इम्प्रूव हिज फंक्शनल लेवल, है ना। जहां पर अगर मैं बोल रही हूँ फाइन मोटर क्यों डेवलप करना है, बिकॉज वी विल बी एबल टू होल्ड द पेंसिल, है ना, वी कैन डू द बटनिंग। तो ये सब जहां पर फाइन टिनी मसल्स का यूज है वो डेवलप कर रहे हैं, क्योंकि उसका गोल है। तो ये सारे प्रोसेस को समझना, क्योंकि हम डायरेक्ट उनको पेंसिल पकड़ना नहीं सिखा सकते अनलेस एंड अनटिल अगर वो चीज डेवलप ही नहीं हुई है ना। तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी, विद द हेल्प ऑफ स्पेशल एजुकेशन, ये सब चीजों को समझना, उसको फिर एक्टिविटी में चेंज करना, सारे थेरेपिस्ट को उनके रोल प्रोवाइड करना कि वो अपने सेशन में किस चीज पर फोकस करें, जिससे कि ऐसा ना हो कि एक ही थेरेपिस्ट, जैसे कि मल्टीडिसिप्लिनरी में होता है, एक ही थेरेपिस्ट सेम एक्टिविटी 4 बार करा रहा है ना, उसने भी वही कराया, उसने भी वही कराया, उसने भी वही कराया, रिजल्ट इज बच्चा विल कंफ्यूज, और वो जो उसका प्रीसियस टाइम था, जो एनर्जी था, वो वेस्ट हो गया। हम लोग उसके उल्टे चलते हैं कि ये वाला एरिया आप देख लो, ये वाला एरिया आप देख लो, ये वाला, तो सेम टाइम में 4 अलग अलग एरिया पर हमने फोकस कर पाया। तो ये सारा प्लानिंग हम करते हैं वहां पर। तो ये आप समझ सकते हो। और साथ साथ इसके पेरेंट के साथ साथ हमारा जो ये मतलब बच्चों के साथ साथ पेरेंट्स वाला जो पार्ट है, उनको स्किल ट्रेनिंग 2 पार्ट है मैम उनके। एक तो है कि उनको बच्चों के साथ कैसा बिहेव करना है, लाइक बच्चों के साथ स्किल ट्रेनिंग कैसे करना है विद द हेल्प ऑफ होम प्लान, एक तो वो उनको समझाना। दूसरा उनका मेंटल, है ना, वो जो स्ट्रेस जो आ रहा है। तो अगर आप डायरेक्टली पूछोगे कि तक्षशिला में मैं डायरेक्ट डील करती हूँ ये फंक्शनल वाला, प्रोग्राम प्लानिंग वाला, और अनिल इस वाले पार्ट को देखते हैं कि कैसे उनका जो पेरेंट्स है, जो सेकंड स्टेज जो मैं बता रही हूँ कि जो साइकोलॉजिकल जो उनके इश्यूज है ना, उनका मेंटल वेलबींग कैसे इंप्रूव रहे, वो देखते हैं। वैसे ही अच्छा, आप लोग पेरेंट्स पे भी काम पेरेंट्स पे भी मैम काम करते हैं ना। और वैसे ही हमारे स्टाफ का भी फैकल्टी पे अगर मैं उनको स्किल इनहेंस कर रही हूँ इन द विद द रेफरेंस ऑफ की लाइक कि उनको बच्चों के साथ कैसे काम करना है, बट उनको खुद कैसे मेंटली हेल्दी रहना है, उनको अपने इमोशंस को कैसे
मैनेज करना है। एट द एंड लाइफ तो पेरेंट भी है ना, अब जो भी हो रहा है भले हो सकता है पेरेंट समझ रहा हो, पर सोसाइटी प्रेशर भी कितना होता है, घर में 10 तरीके के लोग होते हैं और आप हर बार ही हर दिन वो चैलेंज फेस कर रहे होते हो। और जैसे आपने वो चीजें बताई, वो क्लैरिटी नहीं होती पेरेंट्स को एक्चुअली मैम, ये जो एक्टिविटी मेरे बच्चे को करवा रहे हैं वो क्यों करवा रहे हैं, तो ऑब्वियसली, और अगर वो पता चल जाए ना कि ये क्यों करा रहे हैं ना, तो वहां पर वी आर लिमिटेड टू TLM ना, जहां पर एक थेरेपी चल रहा है वहां पे 1-to-1 सेशन है, तो पता है ना ये ब्लॉक लगाना। अगर पेरेंट्स को ये पता चल जाएगा कि क्यों कराना है, तो वो साइमल्टेनियसली एक्टिविटी घर पे भी प्लान कर सकता है, जिसको हम अनस्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी कहते हैं। ये तो स्ट्रक्चर्ड है ना, पूरे टाइम कैसे पॉसिबल है आप बताओ कि स्ट्रक्चर्ड एक्टिविटी ही पेरेंट्स इंट्रोड्यूस करें। बट इफ पेरेंट्स नो द साइंस बिहाइंड दैट एक्टिविटी, वो अपने रोज के जीवन में वो करवा सकते हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल, ये है। तो ये पर्पस होता है हमारा, उनको एम्पावर या उनको क्लियरिटी देने का कि इस तरीके से अगर आप काम करोगे, तो वो अगर माँ अगर मटर भी छील रहे हैं, सब्जी भी काट रहे हैं, तो उसने अगर उसको भी खोलना शुरू करा मटर को, फाइन मोटर एक्टिविटी वर्क कर रहा है। उसको अगर हमने आटा दे दिया, आटे के साथ वो खेल रहा है, इट्स वर्क लाइक अ थारापुट्टी, जैसे थारापुट्टी पे काम कर रहे हैं वैसे हम आटे पे काम कर रहे हैं, वो सेंसरी नीड फुलफिल हो रही है। मीन्स ना बहुत इजी हो जाता है अगर आपको क्लियरिटी। लेकिन अगर आपको नहीं है ना, तो फिर वो मदर ऐसा स्ट्रेस, क्योंकि मैंने फील किया है ना, मैं पूरे टाइम वो स्ट्रेस पर रहती थी, इतनी देर निकाल के मुझे ये कराना है। बट व्हेन आई गॉट द क्लियरिटी भाई कि ये करने से ये भी हो सकता है, या ये करूंगी तो वही पर्पस सॉल्व हो रहा है, लाइफ विल बी इजी। ऐसा है। वंडरफुल। सो मैम, तक्षशिला को 1 साल हुआ है और स्टार्ट करने का विजन कैसे स्टार्ट हुआ वो भी मैं जानना चाह रही हूँ, जर्नी। और सर ने तक्षशिला के बारे में इंट्रोडक्शन तो पूरा दिया था, बट उसके पीछे का इमोशनल एस्पेक्ट मैं आपसे पूछूंगी कि अभी भी ऐसा होता होगा कि बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आप लोग पर्सनली भी फेस करते होंगे, अगर आप कुछ शेयर करना चाहें। बिल्कुल बिल्कुल मैम। जैसे कि तक्षशिला कैसे स्टार्ट हुआ और वहाँ पर क्या क्या होता है, तो डेफिनेटली अनिल ने बहुत सारा उसको एक्सप्लेन किया है, मैं उसके पीछे की जर्नी जाती हूँ। अगर मैं बोलूँगी आज तक्षशिला एक इंस्टीट्यूट है, और उसके पीछे जो आप बोलोगे कि जो एनर्जी या सोर्स है या जो पर्सन है ना, वो आप 2 पर्सन आप पाते हो ना, एक मैं और दूसरा एक अनिल सर। तो अगर मैं बोलूँगी कि तक्षशिला की अगर एक इंस्टीट्यूट में अगर ये 2 पर्सन है ना, ये 2 पर्सन ही ये न्यूरो डाइवर्स है ना, वो अपनी स्पेशलिटी के साथ है और मैं अपनी स्पेशलिटी के साथ हूँ। अगर हम बात करेंगे कि इन जनरल, अगर जैसे हमारे बहुत सारे हम लोग के फ्रेंड्स प्रोफेशनल्स सब बहुत सारे ऐसे ना कि उनको ऐसा लगता है कि यार 2 ये अलग व्यक्ति है ना, बट वो काम ये वाला कैसे कर रहे हैं ना। तो वहां पर हमने आपस में जो, क्योंकि हमारा जर्नी था ना, लाइक हम उनको हम लोगों को आज जानते हुए लगभग 12 ईयर्स हो रहे हैं। तो 12 ईयर्स में हम सेम कॉलेज से थे, है ना, वहां पर हम प्रोफेसर हैं हम दोनों, है ना वो। तो वहां पर जब हमारा मीटिंग हुआ और हमारा जो बात हम लोग का जो शेयरिंग शुरू हुआ, तो जो विजन हम लोग देख रहे थे ना, तो तब अगर आप बोलोगे तो तब हमको बिफोर 12 इयर्स हमको भी नहीं पता था कि हम ऐसा कुछ करने वाले हैं ना। तब तक वहां पर तो जनरल शेयरिंग शुरू हुआ, हम लोग एक्सचेंज करने लगे, वो अपनी चीजें शेयर करते थे स्टूडेंट का, मैं अपनी फील्ड का शेयर कर रही हूँ, हमने अपने पर्सनल चीजें शेयर कर। बट कहीं ना कहीं जब वो चीजें शेयर होती जा रही थी, तो हम और बहुत स्पेसिफिक, हमको ये तो समझ में आने लगा था कि अगर हम मिले हैं तो कुछ तो पर्पस है ना। वो मिलना जो है वो कुछ तो पर्पस लेकर आए, कुछ छुपा। हम लोग बोलते हैं ना, हर चीज के पीछे एक रीजन है ना। तो वो शायद रीजन हमें जानने में ये 12 साल लगे, है ना, वो क्यों मिले या क्या हुआ, ये क्यों है। बट वो 12 साल जब बीते तो हमें ये क्लियर हो गया कि भाई हम 2 पर्सन हैं, हम 2 अलग अलग हैं। और जैसे कि पता है कि बीइंग अ फीमेल डेफिनेटली मेरा इमोशनल पार्ट रहता है हाई, और बीइंग अ मेल उसका लॉजिकल थिंकिंग ज्यादा रहती है। तो जब स्टार्ट भी हमने करने का सोचा कि हमको एक ऐसा जगह चाहिए जहां पर हमारे बच्चों को वो सब कुछ मिले जो हम प्लान कर रहे हैं ना, कि व्हेन यू आर डिपेंडेंट ऑन सम अदर ऑर्गेनाइजेशन ना, यू आर नॉट ओपन टू डू, है ना, व्हाट यू फील ना। सो वैसा था जब हम पहले काम कर रहे थे। बट हमने कहा जब हमारी अपनी प्लेस होगी तो हम वहां पर वो दे पाएंगे जो हम एक्चुअली में देना चाहते हैं। तो ये तो एक स्ट्रॉन्ग एक रीजन था जब हमने तक्षशिला को लाया। और साथ साथ अगर इमोशनल जर्नी की आप बात करोगे तो वो इमोशन या वो एक पैशन तो हम सेम कैरी कर रहे थे, बट साथ साथ एक ये भी बात आ रही थी कि अगर वो दोनों चीजें हम दोनों की स्ट्रेंथ है, लेकिन वो दोनों में डिफरेंस भी था, है ना। तो जब तक हम दोनों ने ये समझ नहीं लिया कि मेरा पर्सनल स्ट्रेंथ, तुम्हारा पर्सनल स्ट्रेंथ, दोनों को मिलकर एक
बनना है तब तक वो जर्नी तो स्टार्ट नहीं हुआ है ना, क्योंकि ये तो कभी भी शुरू हो सकता था, आज की तो बात नहीं है। लेकिन हमको पता था ये शुरू करना है, लेकिन हमने तो आपस में हमने टाइम दिया और हमने ये समझा कि जब तक हमें वो क्लियरिटी एक दूसरे के लिए लेकर नहीं आएगी तब तक कोई भी बिजनेस या कोई भी इस तरीके का ऑर्गेनाइजेशन, और वो भी जो इतना ज्यादा जो एक डिमांड आपको करने वाला है, तो अगर वो डिमांड करेगा और आप ही अपने में क्लियर नहीं हो भाई कि आप क्या ही कर रहे हो, तो हम उस पॉपुलेशन को क्या सर्व करेंगे। तो पहले तो क्लियरिटी हमें सीख करनी थी, तो वो उसके साइड से भी और मेरे साइड से भी, कि हमारे अपने पर्सनल डिफरेंसेस, हमारे अपने पर्सनल स्ट्रेंथ, हम दोनों के डिफरेंसेस कैसे उस तक्षशिला को लेकर जाने वाले हैं। पहले तो ये क्लियरिटी हमने आपस में क्लियर करी, वो हमने आपस में ली। जब हमने आपस में ली देन हमने तक्षशिला को प्लान किया। और अगर हम बोलेंगे कि पूरी प्लानिंग ने ही तक्षशिला को 1 साल चला दिया, तो ये भी नहीं है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे थे बहुत सारे अप्स डाउन हो रहे थे, बहुत सारे, क्योंकि शायद जो बात करना तो बहुत आसान है, लेकिन जब आप उससे गो थ्रू करते हो ना, करना बहुत मुश्किल होता है ना, क्योंकि वो चैलेंज आ रहा है ना, वो आपका एक ट्रांसफॉर्मेशन वाला वो जो होता है ना स्टेज, वो बहुत टफ होता है। तो वो नया, अब क्या हो रहा था, हम बहुत अच्छे फ्रेंड्स थे, पहले हम सब बहुत बढ़िया डिस्कस कर रहे थे, लेकिन जब ये आया तो साथ साथ आप बिजनेस पार्टनर भी हो ना, तो आपको उसको भी समझना है, उसको पर्सनल पे नहीं लाना है। जहां पर आप डिमांड कर रहे हैं तो वहां हम जैसे आपस में फ्रेंड है तो हम कह सकते हैं रहने दे यार, छोड़ दे, बट यहाँ ये नहीं हो सकता। यहाँ आप अकाउंटेबल हो ना, दोनों ही, हम दोनों अकाउंटेबल है। तो वो सब चीजों को समझने में आज 1 साल लगा। लेकिन हाँ, अब मैं अगर तक्षशिला को देखती हूँ तो मुझे लगता है कि जो हम बोलते हैं ना, एक यूनिवर्स किससे चल रहा है, शिव और शक्ति से चल रहा है ना, कि वहां पर दोनों एनर्जी आपको चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है वो तक्षशिला के लिए भी शायद वो 2 एनर्जी हम हैं, कि जहां पर उस मेरा जो फेमिनाइन वाला पार्ट है कि हाँ मुझे केयर देना है और नर्चर करना है और हील करना है, लेकिन साथ साथ कॉन्शियसनेस पे जो क्लियरिटी, रोल, सारी चीजों का, वो शायद बीइंग अ फीमेल मैं कर भी नहीं पाऊंगी, है ना। लेकिन उसके बिना जब तक आप फोकस्ड नहीं हो ना, आप फ्लेक्सिबल तो होंगे बट आपको फोकस्ड भी होना है, आप केयरिंग तो होगे बट आपको रूल बाउंडेड भी होना है। ये दोनों चीज मिलकर ही किसी भी यूनिट को चलाते हैं। आप फैमिली देख लो, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन देख लो, आप यूनिवर्स देख लो। आप सोचो कि केवल एक एनर्जी से ये चल जाएगा तो पॉसिबल नहीं है ना। दोनों एनर्जी का वो कॉम्बिनेशन ही किसी भी चीज को बेहतर तरीके से रन करता है। तो वो मुझे लगता है कि तक्षशिला में हम दोनों मिलकर शायद उस तरीके से बहुत ही शानदार तरीके से आपने इस चीज़ को एक्सप्लेन किया मैम। और शिव शक्ति की अगर आप बात कर रहे हैं, फेमिनाइन मैस्कुलाइन एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो मैं वापस से इसी चीज़ पे और कुछ भी आपसे ऐड ऑन पूछना चाहूँगी कि बीइंग अ फीमेल आप ऑलरेडी इतना ज़्यादा अपने बेटे को लेकर के इमोशनल थी और अभी भी हैं, आगे प्रोफेशनल जब आप बड़ी हैं उसके साथ साथ क्या ऐसा हुआ है कि पर्सनली भी आपको कुछ चैलेंजेस फील हुए हैं? और प्रोफेशनल लाइफ में भी कई बार ऐसा होता है कि कुछ इमोशंस आपके इतने ज़्यादा हावी होते हैं जब आप भूल जाते हैं कि आपका प्रोफेशन है ये, है ना। इमोशनल इंस्टेंसेस ऐसे हो जाते हैं, कई बार केसेस ऐसे आते हैं। तो अगर आप कोई भी ऐसा केस, अगर कुछ एक्सपीरियंस आप शेयर करना चाहें। हाँ, जैसे मैम आपने बोला कि डेफिनेटली जो ये मतलब बीइंग अ फीमेल है ना, वहाँ पर पता है हमको बहुत सारे इमोशंस है ना, बहुत उसको कैरी करना, उसको बैलेंस करना ना। अभी कैरी करना क्या, मुझे लगता है वो टर्म बैलेंस है कि इमोशंस तो आएंगे ना, वो हम सब में आते हैं ना, अगर ह्यूमन है तो इमोशंस तो है, बट उसको बैलेंस करना। क्योंकि अगर मैं बोलूँ इसको पर्सनल से, तो सबसे पहला तो ये था कि वसु का केस तो समझ में आ रहा था कि क्या कैसा है, बट जैसे जैसे वसु के केस से जब तक हम वसु के लिए चीजें कर रहे थे ना, तो तब तक कैसा था ना, वो बहुत एम्पैथी आपको मिल रहा होता है, क्योंकि उनको लग रहा होता है कि सब मदर जो है ये बच्चे के लिए कर रही है। लेकिन जब वो सेंटर्ड वसु से हटकर वो एक बिजनेस में जाता है ना, जब तक वो हट, अभी क्या हुआ, अभी फोकस कैसा था, तो सबको पसंद आ रहा था ना, सोसाइटी को भी बहुत पसंद आ रहा था, फैमिली को भी सबको बहुत पसंद आ रहा था। लेकिन जैसे जैसे फोकस आपका दूसरी एरिया में जाने लगता है ना, और जो मुझे लगता है कि वो डिमांड है ना, वो मुझे भी वही सेटिस्फेक्शन दे रहा है कि मैं उसको ऐसे देख रही हूँ कि ये मेरा नॉलेज है, अगर वो मेरे को हेल्प कर रहा है तो बाकी को क्यों नहीं करे। मैं उसको ऐसे देख रही हूँ। लेकिन आपके आसपास जो उनकी गलती भी नहीं ना, वो कैसे देख रहे हैं कि आज ये इस चीज को पे आज इसने किया हुआ है तो अब इसको ये कैसे इनकैश कर रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीजें चल रही थी, है ना, जहां पर आपको, क्योंकि मैं जिस फैमिली से हूँ बहुत
सिंपल मिडिल क्लास फैमिली है ना, वहाँ पर आपको एक स्टैंड लेना और इतना आगे तक का आना इतना आसान काम नहीं था। सो कॉल जो मेरे मतलब क्लोज फैमिली मेम्बर्स हैं तो दे आर वेरी सपोर्टिव ना, अगर जो सपोर्ट नहीं होता तो शायद आज हम यहाँ तक नहीं होते। बट यू कांट कंट्रोल रेस्ट ऑफ देम ना, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको ऐसे सोच रहे होते हैं ना कि अच्छा आज बच्चे का हो गया तो अब देखो बच्चे पर ध्यान नहीं है और अब दूसरी चीज़ों में लगी है ना, अभी वो उसमें लग गए। जैसे आज भी बहुत लेट हो जाती हूँ घर पहुँचने में, कुछ ऐसे कमिटमेंट्स रहते हैं, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें आप बहुत झेल रहे होते हो। साथ साथ कोई कह भी नहीं रहा है ना, फिर भी आप, क्योंकि आपको पता है ना इस टाइम में आपको घर पे होना चाहिए, तो वो आपको गिल्ट लेकर आता है, भयंकर गिल्ट आती है भाई कि यार मैं यहाँ पर हूँ तो वहां पर नहीं कर पा रही हूँ, तो वो गिल्ट बहुत ज्यादा आपके साथ आता है। फिर आप जब गिल्ट पे जाते हो, फिर आप अगर समझ रहे हो फिर सामने वाला नहीं समझ रहा है, एंगर भी आता है। लेकिन मैंने बोला ना, ये पूरी जर्नी ने धीमे धीमे इसको बैलेंस करना सिखाया। और अगर मैं बोलूँगी तो डेफिनेटली अनिल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि जब भी, और इसीलिए शायद हम मिले भी हैं ना, अकेले अगर मैं ये मैनेज कर पा रही होती तो मैं तो अकेले ही कर रही होती ना, मुझे फिर क्यों ही जरूरत था। लेकिन अगर मैं मैनेज कर पा रही हूँ क्योंकि उनके सपोर्ट था ना, लाइक वो समझ पा रहे थे कि यार क्या तुम्हारा क्या चल रहा है, तो तुम पहले इस पर वर्क करो, जब इसको तुमको ठीक लगेगा तब आगे बढ़ो। और तब तक हमने बोला, हमने आगे बढ़े ही नहीं। तो अगर इस साल में देखोगे तो अभी मेरे बहुत चीजें सेटल हो गई हैं। और अगर मैं आप बोलोगे कि इमोशन कैसा है, कि अभी मुझे बहुत ज्यादा, मुझे लगता है मैं कब इमोशनल होती हूँ कि अभी बाकी चीजें तो मेरे कंट्रोल में, अभी मुझे जो लगता है मुझे और जिस पर वर्क करना है वो बच्चों को लेकर है। अगर किसी भी पेरेंट्स ने किसी भी बच्चे को लेकर कुछ भी ऐसा जजमेंटल बोल दिया ना, लाइक बहुत सारे इंसिडेंट्स होते रहते हैं तक्षशिला में, लाइक किसी बच्चे ने किसी को काट लिया, क्योंकि ये ऐसा ग्रुप है कि आप उसको कंट्रोल नहीं कर सकते ना। यू कैन कंट्रोल द एंटीसीडेंट ना, यू कैन कंट्रोल द 99%, बट 1% इज नॉट इन योर कंट्रोल। इट हैपन समटाइम ना, कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है। तो वहां पर जब पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं कि, जैसे कि अभी हुआ था रिसेंटली एक इंसिडेंट कि एक बच्चे ने दूसरे बच्चे को बाइट किया, तो डेफिनेटली वहाँ पे हम लोगों ने जब कैमरे में चेक किया तो वहाँ पर कोई लापरवाही नहीं हुई थी, है ना। बच्चे सारे सोशल ग्रुप में थे, वो एक दूसरे के साथ एक्सचेंज कर रहे थे, गेम्स एक्टिविटी चल रही थी, एकदम से उसको सेंसरी नीड आया और एक बच्चे ने उसको बाइट करा। अब उसको कैसे लेना था वो एक हो गया ना, उसमें कुछ कर नहीं सकते थे। बट पेरेंट्स का जो रिएक्शंस आया मदर्स का कि लाइक आप ऐसे बच्चों के साथ मेरा बच्चा मत रखिए, है ना, ये सब, वो मुझे कैसा करता है, वो मुझे फिर बहुत परेशान कर देता है। वो एक स्टेटमेंट ने ना मुझे अंदर से बहुत हिला दिया। उस दिन मुझे याद है, मैं डिस्टर्ब हो गई, मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा मैं काम किन बच्चों के लिए कर रही हूँ ना। मैं तो बोल रही हूँ कि मेरे ये बच्चे उन बच्चों के जैसे हैं, है ना, जो आप लोग को नॉर्मल लगते हैं। मैं तो बोलती हूँ कि भाई ये नॉर्मल एबनॉर्मल कुछ है नहीं, वो एक कंटिन्यूम है। उस कंटिन्यूम में शायद न्यूरोटिपिकल बच्चे उस साइड है, मेरे बच्चे साइड इस क्राइटेरिया में इस साइड है, बट है तो सब उसी में ना। कभी वो ज्यादा है, कभी वो कम है। आपके बच्चे भी कम टाइम्स कुछ एरिया में इस साइड होते हैं, मेरे बच्चे इस साइड होते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है हम सब जब 40 का जो हम एक बोल रहे हैं, एक फैमिली, एक जो पेरेंट्स ग्रुप है, अगर हम भी और मुझे कैसा आ रहा था, मैं क्यों नहीं समझा पा रही हूँ उनको कि यार ये बच्चों में ये होगा और हमको उस एक्सेप्टेंस को लाना पड़ेगा। अगर आप आपस में एक दूसरे को, बच्चों को नहीं समझ रहे हैं, तो हाउ कैन यू एक्सपेक्ट फ्रॉम द सोसाइटी, जहां पर एक 30 बच्चों का नॉर्मल क्लासरूम है और वो आप बोल रहे हो कि मेरा बच्चा वहां फिट हो जाए। तो आज जिसने बाइट किया और जिसको बाइट किया उसके लिए वो एबनॉर्मल था, लेकिन अगर जिसको बाइट किया है वो शायद पुश करता है, वो जब नॉर्मल में जाएगा, जो पुश नहीं करता है उसके लिए वो एबनॉर्मल है ना। और जिसको पुश किया वो शायद वीक होगा पढ़ने में, बट जो तेज है पढ़ने में उसके लिए वो एबनॉर्मल है। तो मतलब है कि वो उससे डिफर है, वो उससे एबनॉर्मल है। तो हम सब क्या एक ऐसा केक में नहीं आने वाले हैं क्या? ऐसा होगा क्या सोसाइटी? तो हम तो ऐसी सोसाइटी नहीं सोच रहे थे। आप जिस क्लैरिटी से बात कर रहे हैं ना मैम, बहुत रेयरली लोग इस लेवल पे समझ पाते हैं। और फनी बात तो मेरे दिमाग में ये चल रहा है कि एक माँ है जो अपने बच्चे के अलावा 40 बच्चे को अपना समझ के बैठी है, और एक ऐसी माँ के बारे में आप बता रहे हैं जो अपने बच्चे की सेंसिटिविटी अगर समझ जाती अच्छे से तो शायद वो सबकी समझ जाती, बट शायद वो खुद के बच्चे की भी नहीं समझ पा रही, इसलिए वो, और शायद मैम उसमें उनका दोष नहीं है एक्चुअली, क्योंकि वो भी मैंने बोला ना, वो प्रोसेस में है मैम, है ना, वो प्रोसेस में है, वो शायद अभी बार्गेन प्रोसेस में एक्सेप्टेंस नहीं आया है। अगर वो एक, और मुझे मतलब
प्रॉब्लम ये नहीं है कि उसको ये हो रहा है, मुझे पता है जितनी देर तक वो बार्गेनिंग स्टेज पे रह गई, क्योंकि क्या हुआ, वो थेरेपी स्टॉप हो गया, उसका आना रुक गया, मुझे पता है ना उसको उसकी चीज की जरूरत थी ना। नाउ सी क्लेमिंग कि यार मैं ऐसी जगह नहीं भेज सकती जहां पर मेरा बच्चा सेफ नहीं है, बट मैं बोल रही हूँ अगर हम साइकिल चलाना सीख रहे हैं और साइकिल से गिरने से अगर हम डर के साइकिल अंदर करके बैठ जाएंगे तो साइकिल चलाना कैसे सीखेंगे। वैसे ही था ना, तो आपने अपने इमोशनल सेटिस्फेक्शन के लिए, जस्टिफाई करने के लिए आपने उसका थेरेपी तो रुकवा दिया। तो मुझे वो तकलीफ उस पेरेंट से बिल्कुल नहीं है, मैंने उसको भी बोला कि आप आके कैमरा चेक करो, सब कुछ आप चेक कर सकते हो, लेकिन बच्चे को ना जो आपको डिसीजन लेना है इधर तक्षशिला और सम अदर थेरेपी सेंटर, बट वो प्रॉब्लम फोकस्ड लो, है ना, इमोशनल फोकस्ड मत डिसीजन लो। मेरा यही एक उनको भी मैसेज था, या मैं हर मदर को यही बोलती हूँ कि भाई आप डिसीजन लो, वो आपका पार्ट है, लेकिन आप मेरे कहने पर कुछ मत करो, लेकिन बी प्रॉब्लम फोकस्ड। सो ट्रू। मैम, इमोशंस की हम बात कर रहे हैं, न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन में इमोशनल रिसेप्टिविटी कितनी होती है? ओके, अगर हम बात करेंगे मैम कि इमोशनल जो है, जो इमोशंस है ना, वो भी एक एरिया है, इमोशनल डेवलपमेंट है ना, वो भी वन ऑफ द मेन एरिया। और अगर इन बच्चों में बात करेंगे तो ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि ना ये बच्चों में इमोशंस नहीं होते हैं। जैसे हम सब के इमोशंस डेवलपमेंट होते हैं, इन बच्चों के भी उसी तरीके से इमोशन डेवलपमेंट होते हैं कि बेसिक अगर आप बच्चा देखोगे जो न्यूनेटल है ना, वो एक दो ही स्टेज में रहता है, या तो वो सेटल्ड होता है या तो वो डिस्कम्फर्ट में होता है। सेटल्ड कब है? जब उसका पेट भरा हुआ है और उसको मतलब सूखा है, ड्राई है, मतलब सुसु वगैरह नहीं किया हुआ, या कोई उसको पेन वगैरह नहीं है। और डिस्कम्फर्ट कब है? जब ये सारे नीड आ रहे हैं उसको, बायोलॉजिकल जो भी उसके नीड आ रहे हैं। बट अभी क्या है कि ये सब धीमे धीमे किस में चेंज होने लगता है, फिर वो हैप्पी होता है ना, फिर वो सैड आता है, धीमे धीमे जो सारे बाकी के जो इमोशंस है कॉम्प्लेक्स, वो लेटर ऑन डेवलप होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि बाय द एज ऑफ 6 जो नॉर्मल बच्चा है वो बेसिक जो 6 इमोशन है वो उसमें डेवलप हो जाते हैं। बट जैसे मैंने भी आपको बताया, इन बच्चों में भी जैसे डेवलपमेंट के दूसरे एरिया अफेक्टेड होते हैं ना, वैसे ही ये इमोशनल डेवलपमेंट भी अफेक्टेड होता है। तो इट मे भी पॉसिबल कि वो जो, और अगर आप बात करोगे इमोशनल डेवलपमेंट मतलब क्या, इमोशनल डेवलपमेंट मतलब है उस इमोशन को फील करना, ठीक है, उस इमोशन को फील करने के बाद उसको एक्सप्रेस करना, और जहां पर उसके भी पहले रेगुलेशन है कि रेगुलेट करना, क्योंकि हम पूरे टाइम जो फील कर रहे हैं वो हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। वो रेगुलेशन हमको आ जाता है ना कि अगर मुझे कितना भी गुस्सा आ रहा है तो मैं कैसे उसको रेगुलेट करूंगा। हर बार तो गुस्सा आता है, बट हर बार तो हम सेम काम नहीं करते ना, या उतना इंटेंसिटी हाई नहीं होती है। तो ये सारा इमोशनल डेवलपमेंट का पार्ट है। बट इन बच्चों में वो इमोशन फील करना तो आने लगता है, लेकिन उसका रेगुलेशन, उसका एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन, ये सारा डिले रहता है मैम। और जैसे दूसरे एरिया में उनको सपोर्ट चाहिए होता है डेवलप करने के लिए, वैसे इस एरिया में भी चाहिए होता है। तो वहां पर अगर वो सपोर्ट मिल जाता है तो वो बहुत बहुत बढ़िया डेवलप करते हैं। जैसे कि अगर मैं अपने बच्चे की बात करूं, कोई भी ऐसा इमोशंस नहीं है जो वो नहीं फील करता है, उसको बहुत अच्छे से समझ में आते हैं सारे इमोशंस, सब बहुत अच्छे से कनेक्ट होता है। हाँ, मुझे पता है कि समटाइम्स वो जब बहुत एक्साइटेड होता है ना, बहुत ओवरवेल्म्ड रहता है ना, तो वो शायद उसके एक्सप्रेशन के तरीके दूसरे होंगे ना, कि वो शायद ना आएगा और मुझे कुछ इस तरीके से हक करेगा जो दूसरों को देखने में बहुत एबनॉर्मल सा लग रहा है ना, लेकिन मैं समझ पाती हूँ कि वो इस समय ना बहुत ओवरव्लेम्ड है, क्योंकि उसको भी समझ नहीं आ रहा है, बस इतना ही नहीं समझ में आ रहा है एक्सप्रेस कैसे करना है, अदरवाइज इमोशन तो वो भी नॉर्मल फील कर रहा है। तो वैसा ही इन सारे बच्चों में है, सारे बच्चों में इमोशंस होते हैं, है ना, और उसको वो एक्सप्रेस भी कर रहे होते हैं। बस जो बीच का जो स्टेप्स है, जिसको आप रेगुलेशन बोलते हो या एप्रोप्रिएट एक्सप्रेशन बोलते हो, उसमें मिसिंग होता है। और विद द हेल्प ऑफ स्किल ट्रेनिंग, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ऑटिज्म के लिए हम लोग सोशल स्किल ट्रेनिंग प्रोग्राम, इमोशनल जिसमें इंक्लूड करते हैं, वो सब हमारे क्या होता है। तो वहां पर आपको बेसिक से सिखाना पड़ता है। व्हेन यू आर हैप्पी यू कैन डू लाइक दैट, है ना, व्हेन यू आर सैड हाउ यू विल कम्युनिकेट। ये सारी चीजें अगर वर्बल है तो कार्ड के थ्रू, है ना, नॉन वर्बल है तो बोल के, नॉन वर्बल है तो कार्ड के थ्रू, ठीक है, ऐसे करके। और अगर बहुत गुस्सा आ रहा है तो कैसे आपको डीप ब्रीथ करनी है, कैसे आपको रिवर्स काउंटिंग करनी है, मतलब एकदम छोटे छोटे से उनको स्टेप्स इंट्रोड्यूस करने पड़ते हैं, सो कैन दे कैन डेवलप द
स्किल्स ना, इमोशनल स्किल, रेगुलेशन स्किल्स, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो ये बिल्कुल मिथ है कि उनमें इमोशंस नहीं होते हैं, इमोशंस होते हैं, वो भी हमारे जैसे ही फील करते हैं, बट नीड होती है उनको सपोर्ट की और उनको उनके तरीके से सिखाने की, बस उतना है। अमेजिंग मैम, इतनी डिटेल में एज अ मदर तो आप अपने बेटे को समझते हैं जिसे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट और एजुकेटर्स जो आपके फर्म में हैं या जो भी आपको हेल्प कर रहे हैं, उनका भी उस लेवल तक इमोशनल अवेलेबिलिटी जनरेट रखना। और जैसे आपने बोला कि इमोशनली सब बच्चे अपने लेवल पे एक्सप्रेस कर रहे होते हैं, बट वो समझना बहुत अलग है। आसपास नॉर्मल लोगों को वो नहीं समझ में आएगा, आपको वो क्लैरिटी है इसलिए आता है। कुछ एग्जाम्पल्स के तौर पे आज व्यूअर्स के लिए मैं चाहूंगी कि आप डिटेल में कोई केस या कोई भी एक ऐसी चीज एक्सप्लेन करें जिससे लोगों को भी थोड़ा सा एक अवेयरनेस हो कि कैसे हम समझ सकते हैं। सेकंड, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछूंगी कि इमोशनल अवेलेबिलिटी जब आप जनरेट करते हैं उन बच्चों की, तो एक्चुअल में क्या एक्टिविटीज करते हैं जी। ओके, अगर मैं बात करूँगी कि तक्षशिला में ना, क्योंकि हाँ मुझे पता है कि मैं एक सर्टेन एक्सपीरियंस हुआ है मेरा ना, वहाँ पर एक मदर का भी एक्सपीरियंस है, और अगर मैं बोलूँगी तो प्रोफेशनल जो सारा हम पढ़ कर आते हैं ना, जो एक्सपर्टीज हम डेवलप अपना करते हैं, वो सब हमें हेल्प करता है। बट जब जिस लोगों के साथ हम काम कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट अभी हमारे पास है, सो कॉल्ड, वो भी स्टार्ट किया है, तो वो इतना क्लियरिटी के साथ अभी नहीं समझ पा रहे होते हैं। तो कुछ कैसा होता है मैम कि कुछ तो कॉमन सिचुएशंस है ना, जहां पर पता है कि ये चीज कर रहा है बच्चा तो ये होगा, लेकिन जहां थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीजें होती हैं, जहां पर उनको समझ में नहीं आ रहा होता है, तो क्या होता है, या तो वो आके हमसे बात करते हैं कि आज इतना कर रहे हैं, पहले तो वो सारी चीजें ट्राई करते हैं ना जो हमसे भी हमने उसको बताया हुआ है या जो उन्होंने सीखा हुआ है, बट जब उनको लगता है कि वो वर्क नहीं कर रहे हैं तो वो आके हमसे डायरेक्ट पूछते हैं। या मैं तो तक्षशिला में रहती हूँ, है ना, तो मेरे रूम से तो वो पूरा सारा कैमरा एक्सेसिबल है, तो मैं तो सब देखती भी रहती हूँ वहाँ से क्या चल रहा है। या बच्चे आना जाना करते हैं तो वो तो मैं भी जाती हूँ, विजिट करती हूँ जब बच्चों के साथ रहती हूँ, तो पता चल जाता है कि क्या है। तो मुझे कुछ एबनॉर्मलिटी दिख रही है या मुझे कुछ ऐसा बिहेवियर दिख रहा है जो लग रहा है कि फैकल्टी या नहीं समझ पा रहे, तो मैं वहाँ पर उसको पकड़ लेती हूँ। लेकिन ये सारी चीज़ों को करने के साथ साथ एक चीज़ जो मुझे, मतलब मैं, अगर आप बोल रहे हो कि एक एक्सपीरियंस अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर जैसे ही बच्चे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एक बच्चा है ना, अच्छा खासा सेटल बच्चे आ रहे हैं ना, चल रहा है, उसका एक रूटीन है ना, सब प्रॉब्लम्स तो सब अप एंड डाउन होते हैं, बट एक बच्चा है वो आया हुआ है और वो कुछ ऐसे चीजें दिखा रहा है, मतलब कि लाइक उसका इरिटेशन दिख रहा है ना, कोई भी चीज को वो कर नहीं रहा है। अभी रिसेंटली हुआ था कुछ दिनों पहले, तो मैं देख रही हूँ कि बहुत रो रहा है ना, बहुत क्रैंकी हो रहा है, जबकि वो काम वो नहीं करता था, वो तो कर रहा होता था। या जो क्वेश्चंस मैं पूछ रहे हैं वहाँ पे थेरेपिस्ट, जो उसका इन्वॉल्वमेंट उसको चाहिए ना, अटेंशन जो चाहिए, वो नहीं दिख रहा था। तो ये सारी चीजें चल रही थी और मुझे ऐसा उस समय लग रहा था कि उनको समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये कुछ रीजंस की वजह से है ना, उनको बस ऐसा लग रहा था कि नहीं कर रहा होगा या आज ऐसा कर रहा होगा। तो जैसे ही मैं वहां पर गई, मतलब उस एरिया में जहाँ पर ये सारी चीजें चल रही थी, मैं बस कुछ भी नहीं करती हूँ, मैं बैठ के थोड़ा सा दूर से देखती हूँ कि क्या चल रहा है। तो मैं देख रही थी वो एक्सपर्ट, वो जो सारे थेरेपिस्ट थे उनके साथ काम कर रहे हैं और वो बच्चा इस तरीके से कर रहा है। थोड़ी देर मैंने ऑब्जर्व किया, मुझे लगा कुछ तो ठीक नहीं है, कुछ तो ठीक नहीं, कुछ तो परेशानी है, क्योंकि कोई भी ऐसा बिहेवियर बिना किसी पर्पस के नहीं है, कुछ तो पर्पस सर्व कर रहा है ना। तो वो पर्पस अलग अलग हो सकते हैं ना, हम लोग उसको समझते हैं कि या तो उसको हम लोग उसको सीट फॉर्मूला बोलते हैं, या तो एस फॉर सेंसरी इशू हो सकता है, ई फॉर उस बच्चे को वो एक्टिविटी ना एंजॉय नहीं कर रहा होगा, नॉट एस्केप कर रहा है, ठीक है। ए फॉर अटेंशन सीख कर रहा होगा, टी फॉर टैंजिबल, उसको कुछ चाहिए होगा। तो मैंने देखा कि यार जो चार पर्पस थे वो दिख नहीं रहे थे, है ना, मुझे लगा इसके बियॉन्ड भी कुछ दिख रहा है। तो वहां पर मुझे लगा कि ये कुछ इमोशनल पार्ट है। फिर मम्मा को बुलाया ना, एक दिन हुआ, मैंने कहा एक दिन है, 2 दिन है, जब रेगुलर उसको अभी 2-3 दिन ऑब्जर्व किया, मैं कहा कुछ तो भी गड़बड़ है। फिर मैंने उसका मम्मा को बुलाया कि क्या चल रहा है, पहले मम्मा से फीडबैक लिया। मम्मा ने मुझे बताया कि लाइक घर में कैसा हो रहा है, जो छोटा बच्चा है उसको वो ये परेशान करता है, तो वो निगलेक्शन आता है सारे लोगों से, मना करते हैं उसको ना, रोकते हैं। तो अभी दादी जी जो आए हैं और बाबा जी जो हैं, वो तो सब थोड़ा ऐसा वाला ग्रैंड पेरेंट्स उसके साथ कर रहे हैं और इसके चक्कर में वो पिट भी रहा है।
वहीं से समझ में आ गया कि ये जो घर में जो, क्योंकि ये चेंज हुआ ना, उनकी एंट्री हुई, सारी चीजें होना शुरू हुई और एकदम से बिहेवियर में चेंज होने लगा। तो वहां से समझ में आने लगा कि भाई, समझ में तुरंत आ गया मुझे कि ये ना इसका ही रिजल्ट है। और फिर हम लोगों ने उनको बुलाया, ग्रैंड पेरेंट्स भी आए, उनका भी सेशन हुआ। फिर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सप्लेन किया कि एक्चुअली होता क्या है जब आप लोग ये करते हो। क्योंकि डायरेक्ट आपको लग रहा है, क्योंकि कैसा होता है ना, एक छोटा बच्चा, और ये मोस्टली आपको उन घरों में देखने को मिलेगा जहाँ पर ना सिबलिंग छोटा भाई बहन है। ये बच्चे कैसे हैं कि उनको समझ नहीं आ रहा है ना, तो वो क्या करते हैं, या तो पुश करेंगे, कोई भी माल एडॉप्टिव बिहेवियर जब कर रहे होते हैं तो उनको तो समझ नहीं आ रहा है। अब मैंने बोला ना, वस्सु भी है, अभी मुझे जिस तरीके से पकड़ते हैं, नॉर्मल एक बच्चे को पकड़ेंगे तो वो उसको ऐसा लगेगा हिटिंग जैसा या पुशिंग जैसा, बट आई नो कि वो नहीं कर रहा है, उसका वो अप्रोच नहीं है। बट जो आसपास के लोग हैं वो कैसे होते हैं, वो सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए छोटे बच्चों को उनको तुरंत चिल्लाते हैं, मत करो मत करो, ऐसे करके उसको बचाने की कोशिश करते हैं। अब आपने क्या करा, वो बच्चा तो उस इंटेंशन से नहीं जा रहा था, आपने उसको रोक दिया, तो आपने उसको रिजेक्ट कर दिया वहीं पर, उसके उस तरीके को एक्सेप्ट ही नहीं किया। तो क्या होगा, उसका जो होगा ना फ्रस्ट्रेशन, वो फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाता है। और वैसे भी मैंने बोला ना कि ये जो ग्रुप है वो रोज के काम वैसे नहीं कर पा रहा है, तो हमारा आपका जो सेल्फ स्टीम है वो किससे डेवलप होता है, हाउ प्रोडक्टिव यू आर। मैं अगर आपसे भी पूछूंगी तो आप भी क्या बोलोगे, अगर मैं आपसे बोल दूं कि आपको ना 10 डेज का ना आपके पैर में ना प्लास्टर है और आपको ना बेड पे रहना है ना, और आपको कोई कमी नहीं है ना, आपके आसपास ढेर सारे नौकर चाकर सब लगे हैं ना, एवरीवन इज कि लीजिए मैम, ये खाइए मैम, आप कैसा फील करोगे? नहीं अच्छा लगेगा, आपको नहीं अच्छा लगेगा ना। वो एक उसका लिमिट होगा, क्योंकि आप तो फिर भी कैसे हो, आपको पता है कि ये ना प्रॉब्लम फोकस्ड हो ना, यार मेरे पैर में है, अगर मैंने भी रेस्ट नहीं किया तो आगे। बट क्या ये प्रॉब्लम फोकस उनके साथ चल रहा होता है? नहीं चल रहा। वो बच्चों को आप कुछ भी प्रोडक्टिव एंगेजमेंट नहीं करोगे तो उनका सेल्फ स्टीम बहुत पुअर होता चला जाता है, और पुअर सेल्फ स्टीम ही ये सारी चीजों में आता है, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, सारे मैल एडॉप्टिव बिहेवियर। तो अगर बच्चे ना, हमारे पास दोनों तरीके के बच्चे आते हैं, कुछ बच्चे इतने बढ़िया सेटल आते हैं कि वहां पर कोई मैल एडॉप्टिव बिहेवियर नहीं, तो हमें पता चल जाता है कि पेरेंटिंग स्टाइल अलग है, अलग है। और जहां पर ये सारा दिख रहा है तो वहां पर हमें पता चलता है कि बच्चे को बहुत ओवर पैम्परिंग है, उसके इंडिपेंडेंसी पे काम नहीं किया है उन लोगों ने। तो हम लोग को तुरंत समझ में आ जाता है, मतलब उसके लिए हम लोगों को बहुत डिटेल भी लेने की जरूरत नहीं है, पहले दिन से ही समझ में आता है कि बच्चे से ज्यादा काम पेरेंट्स कर रहे हैं, ऐसा है। तो मैम जैसे क्या ऐसे मेजर्स आप लेते हैं, जैसे कोई मैल एडॉप्टिव बिहेवियर्स उनके दिख रहे हैं तो इमोशनली उनको बैलेंस करवाने के लिए और थोड़ा सा पॉजिटिव फ्रंट पे लाने के लिए आप लोग कैसी एक्टिविटीज परफॉर्म करवाते हैं? मैम जैसे मैंने बताया कि मैं साइकोलॉजिस्ट तो हुई, साथ साथ मैंने ना सर्टिफाइड में प्ले थेरेपिस्ट भी हूँ, ओके है ना। तो वो जो प्ले थेरेपिस्ट है मैंने उसका करा ही इसीलिए था, क्योंकि जो हम लोग साइकोलॉजी में जो ABA प्रिंसिपल प्रैक्टिस करते हैं, जिसपे सारे मैल एडॉप्टिव जो प्रिंसिपल जो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, वहां पर ना करेक्शन पे बात होती है। और मैं बार बार बोलती हूँ कि ओनली करेक्शन इज नॉट सफिशिएंट, है ना। वहां पर ये भी बात हो रही होती है कि ये नहीं करना है तो क्या करना है, ठीक है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है ना, हीलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बिहेवियर को करेक्ट तो कर रहे हो ना, वो सेल्फ स्टीम वो एक लंबा प्रोसेस है, बट इमीडिएट उनको क्या चाहिए, इमीडिएट तो उनको हीलिंग चाहिए। तो वो हीलिंग को करने के लिए मुझे लगा कि वो प्ले थेरेपी मुझे करना चाहिए, क्योंकि प्ले थेरेपी पूरा हीलिंग पे ही है ना। इंटरवेंशन थेराप्यूटिक तो है बट वो हीलिंग पे ज्यादा काम करते हैं। तो अभी जो हम लोग यहाँ पर जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ना, हमारा सबसे पहला काम है कि अगर कोई ऐसा बच्चा आया है, सबसे पहले तो डिटेल असेसमेंट करते हैं कि मैल एडॉप्टिव जो हो रहा है, मैंने बोला ना सीट के प्रिंसिपल में वो कहाँ फिट हो रहा है ना, उसके रिगार्डिंग डिटेल एनालिसिस करा, असेसमेंट करा, प्लान करा, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट, वो सब किया। बट साथ साथ हमने ये भी देखा कि अगर ऐसा कुछ ट्रॉमा लेकर आया है, ऐसा कुछ, क्योंकि वो होता है हर बच्चों में, आपको जहाँ रिजेक्शन होगा, जहाँ होगा तो वो बच्चे लेकर आते हैं। तो सबसे पहला काम होता है साथ साथ उनको ये भी हील करने का। तो दोनों तरीके से काम हो रहा है, वहां पर स्किल बिहेवियर एक और आप एड्रेस कर रहे हो, वो बढ़ रहे हैं तो सेल्फ स्टीम उधर बढ़ेगी, प्रोडक्टिवनेस बढ़ता चला जाएगा। दूसरा जो ट्रॉमा लेकर आए ना, वहां पर हम हीलिंग है। तो हीलिंग अब कैसे होगा, क्योंकि दे आर नॉट वर्बल, दे आर नॉट वर्बल ना, वी पीपल कैन कम्युनिकेट। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो ये सारे काउंसलिंग सेशंस की बात करते हैं, थेरेपी सेशंस जो होते हैं, CBT एंड ऑल, वहां पर जो क्लाइंट है वो वर्बल है, आप बात कर रहे हो, वो आपको बता पा रहा है डीप रूटेड क्या था। ये कैसे आएगा,
इनमें तो ये आएगा नहीं। तो आपको ना वहाँ पर प्ले जो है वो आपको एक टूल के जैसे काम करता है। तो वो जो एक्टिविटीज होती है ना, बहुत सारी एक्टिविटीज है मैम, वहाँ पर हम लोग सेंसरी इनपुट देते हैं। वहाँ पर अगर वो सेंसरी वाला बच्चा है तो वहाँ पर बहुत सारा सैंड से, बहुत सारा आपका स्लाइम होता है उससे, रवे से, मतलब उसका एक हायरार्की होता है ना, ड्राई से कैसे हम जाएंगे ऊपर, ये सेंसरी स्टेज पे। उसके बाद आता है कि जहाँ पर बच्चे थोड़ा सा एक लेवल डेवलप है, अगर वो पेंसिल और कलर यूज कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ड्राइंग, विद द हेल्प ऑफ स्टोरी नरेशन, ठीक है, ड्रामा, ये सारे उसके फॉर्म हैं प्ले थेरेपी के। तो ये देखना पड़ता है कि बच्चा किस लेवल पे, एकदम छोटा वाला बच्चा है तो सेंसरी प्ले के हेल्प से, जैसे जैसे उसका लेवल बढ़ता है उसके अकॉर्डिंग हमारे जो मॉड्यूल्स है, जो हमारे टूल्स है वो चेंज होते जाते हैं। वहां पर पूरा प्रोसेस होता है उसको ये हील करने का कि जो वो फील करके आया है वो वेंटिलेट कर सके, है ना। एक बार अगर वो वेंटिलेट हो जाता है ना, तो उसको वेंटिलेट करने के बाद उसको फिर ईजी हो जाता है आगे की ओर जो लर्निंग वाला प्रोसेस है, हमारे लिए भी वो इजी होता है। और साथ साथ मैंने बोला ना, अकेले हम नहीं कर सकते हैं। जो ये दूसरा जो अप्रोचेस है ना, ये भी सारा मदद कर रहे होते हैं। तो कुछ इस तरीके से, और वो आ जाता है विद इन 1 वीक हमको दिखने लगता है कि बच्चे भी सेटल है, क्योंकि कम से कम उस स्पेस को वो सेफ फील करते हैं, हमारे साथ रैपो बनता है, तो उनको पता है कि ये मुझे एक्सेप्ट करते हैं। तो वो दिखने लगता है कि वो उतनी खुशी से आना है ना, वो आ जाएंगे खुशी से और आपके साथ इन्वॉल्व होंगे, एक्टिविटी में डिमांड करेंगे। यही तो हीलिंग है। हमको क्या चाहिए? अगर मैं हीलिंग की बात करूंगी, क्या चाहिए? बस हमको चाहिए जो हमें सुन ले, एक्सेप्ट कर ले, है ना, जो हमें समझ ले। जो आपको चाहिए, जो मुझे चाहिए, वही उन बच्चों को चाहिए। बस वो एक्सेप्टेंस देते, वो हीलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। आप जो भी सारी बातें बता रहे हैं, एक्चुअली वो नॉर्मल जो एक डेफिनेशन बनी हुई है उसमें भी लागू होता है। सेम है हर इंसान को, हर बच्चे को, चाहे वो न्यूरोटिपिकल हो या न्यूरो डाइवर्स हो, सिमिलर ही एक्सेप्टेंस की ज़रूरत होती है। और कई बार पेरेंट्स भी नहीं समझ पाते, और पेरेंट्स समझ भी जाते हैं तो भी सोसाइटी नहीं समझ पाती, घर के और मेंबर्स नहीं समझ पाते। जो भी लोग आज आपको सुन रहे हैं मैम, हमने बहुत डिटेल में बात की है, पर हम अब उस पे बात करते हैं मैम कि कैसे वो लोग अपने अंदर इस सेंसिटिविटी को बढ़ाएं, और अवेयरनेस में उनको क्या पता होना चाहिए न्यूरो डाइवर्स चिल्ड्रन के बारे में। मुझे लगता है सबसे पहले, जब भी अगर आपके पास, मतलब अभी जैसा हम बात कर रहे हैं कि अवेयरनेस बहुत जरूरी है ना, और अनिल ने जब अपना लिया था तो वहां पर भी आप लोगों ने बहुत बात किया था इसमें कि कैसे, मतलब कि उनको तैयार होना है ना। कोई भी सिचुएशन तब तक स्ट्रेसफुल है जब तक वी डोंट नो सोल्यूशन, है ना। व्हेन वी नो द सोल्यूशन, फिर कुछ भी स्ट्रेसफुल नहीं रहता है। तो वैसे ही जब आप अगर प्लान कर रहे हो ना न्यूरो डाइवर्सिटी के भी पहले, क्योंकि अगर मैं देखूंगी कि अगर ये न्यूरो डाइवर्सिटी क्यों आती है ना, तो वहां पर आपका प्री नेटल कॉजेज भी है ना। जब आप कंसीव कर रहे हो उसके पहले के भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो न्यूरो डाइवर्सिटी लाते हैं, मतलब लाइक डिसेबिलिटी लेकर आते हैं, है ना। और ये बहुत कम अवेयरनेस है। इस बारे में प्लीज कुछ बताएं। जब हम प्लान कर रहे हैं ना, तो प्लान करने के पहले तो एक जेनेटिक काउंसलिंग आप करो, टेस्ट होना है ना, वो सारे टेस्ट होते हैं, आप वो कर लो। मतलब वी कैन डू ना वॉट एवर इन अवर कंट्रोल, वो सब हम करके चले। तो वो पहले एक जेनेटिक काउंसलिंग कर लो आप अच्छे से। प्लान करने के पहले आप अपना एक डाइट चार्ट, हेल्थ, वो सब उसमें इंक्लूड होता है ना। तो वो आपने करा, 3 मंथ्स का वो सारा करना है। जैसे कि मेरा भी जब वस्तु का हुआ तो सेकेंड टाइम जब मैंने प्लान किया तो मैंने फिर वो जेनेटिक काउंसलिंग किया ना। उसके बाद फिर 3 मंथ्स का उन्होंने वो डाइट और कुछ सप्लीमेंट्स वगैरह दिए थे जिससे कि हेल्दी प्रेगनेंसी हो, वो सब फॉलो किया, देन कंसीव किया, है ना। तो पहला तो ये काम करना है कि सबसे पहले तो आप प्लान कर रहे हो तो आप ये सारी चीजें करो। प्लान हो गया, लाइक आपने कंसीव, वंस यू कंसीव, उसके बाद जो 9 मंथ्स है ना, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना है ना। आपको देखना है कि आप कैसे खुश रह सकते हो, है ना। तो वो सारे एरिया पर आपको काम करना है। आपके जो भी डॉक्टर्स के साथ जो सारे अपॉइंटमेंट, जो भी टेस्ट, जो भी सारी चीजें, वो आप सब करते चलो, ठीक है। उसके बाद आप बिल्कुल मेक श्योर कि आपकी जो डिलीवरी है ना, वो पूरा सेफ्टी के साथ हो ना, हॉस्पिटल में हो, वो सारी चीजें आप ध्यान रखो। उसके बाद आता है डिलीवरी के बाद जो इनिशियल है ना, जहां पर आप अर्ली इंटरवेंशन बहुत हेल्प करने वाला है वहां पर। तो अगर आपको लग रहा है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर एक न्यू बॉर्न है, फॉर एग्जाम्पल, बहुत सारे रिफ्लेक्सेस होते हैं, है ना। जैसे कि अगर मैं बोलूँगी सकिंग इज ऑल्सो अ रिफ्लेक्स, है ना। होता क्या है इन बच्चों में ना, आपको बाद में पता चलता है कि ना बच्चों में ना ब्रेस्ट फीड नहीं कर पा रहे थे, दे आर नॉट एबल टू सक। तो ये सकिंग रिफ्लेक्स का नहीं होना भी
अपने आप में एक रेड फ्लैग साइन है। ओके। आप ये छोटे छोटे रिफ्लेक्सेस से आप जान सकते हो कि बच्चा कुछ प्रॉब्लम तो नहीं कर रहा है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं जब वसु को करती थी तो वो ब्रेस्ट फीड नहीं करता था, और जैसे ही मैं उसको कोशिश करती थी वो पूरी बॉडी को स्टिफ कर लेता था, है ना। तो मेरे आसपास के लोग बोलते थे क्योंकि तुम फर्स्ट टाइम मदर बने हो ना, तुमको पता नहीं है ना, कि कैसे कराना है ना, तुमको आ नहीं रहा है। मैं बोल रही हूँ भाई कि वो सेकंड में कैसे हो गया? सेकंड में तो कुछ भी नहीं था, क्योंकि वो बच्चों में इनेट है रिफ्लेक्स। आप उनको जैसे ही ऑफर करोगे, है ना, वो खुद से सर्च करके तुरंत उस चीज को सक करने लगते हैं, ठीक है। अगर ये चीज बच्चा नहीं कर रहा है तो आप समझ जाओ कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लमैटिक हो सकता है ना, ये रेड फ्लैग साइन हो सकता है। ऐसे ही बहुत सारे रिफ्लेक्सेस हैं जो लाइक आफ्टर बर्थ से उसके पूरे डेवलपमेंटल एज में आपको दिखाई देते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिफ्लेक्सेस हमको चेक करना है, सारे माइलस्टोन। जैसे कि अगर मैं बोल रही हूँ 3 months में नेक होल्डिंग आ जानी चाहिए, है ना, बाय द एज ऑफ 6 month चाइल्ड विल बी एबल टू सिट, है ना, बाय द एज ऑफ 1 year चाइल्ड विल बी एबल टू वॉक, है ना। ये सब आना चाहिए। 1 मीनिंगफुल वर्ड आ जाता है 1 year में। लेकिन अगर आपको ये सब नहीं दिखाई दे रहा है ना, वहां पर आपको किसी भी तरीके का डिले दिखाई दे रहा है, तो इमीडिएट आप हेल्प सीक करो, है ना। सबसे पहला काम हेल्प सीक करना। मतलब ये नहीं है कि आपने बोला कि मैं तो जा रही थी, मैं तो डॉक्टर के पास गई थी, तो डॉक्टर ने तो ये बोला है तो फिर मैं हो गई। आप डिपेंडेंट मत रहो ना। आपके पास आजकल तो 1 क्लिक पे सोल्यूशन है ना, तो उसका मतलब उसको मिसयूज भी मत करो कि ऐसा होता है। आपको वहां पर बहुत फोकस्ड होके देखना है। अगर सच में आपको दिख रहा है ना, तो कहीं ना कहीं वो डिनायल हो रहा होगा ना, कि हमें दिख तो रहा है बट अभी हम मानने को तैयार नहीं। तो जितनी जल्दी आप इस चीज को समझना शुरू करते हो कि हाँ ऐसा ऐसा है, और आप सीख कर रहे हो, फिर वो जो सीख कर रहे हो वो भी राइट है क्या, जो आपको वो दे रहे हैं, जो वो कमिट कर रहे हैं वो ठीक है क्या, ये सब बहुत जरूरी है। अगर आप इतने अटेंटिव नहीं रहोगे तो वो लाइफ का जो इनिशियल, जो हम क्रिटिकल ईयर्स की बात करें ना, आप वो मिस कर दोगे। और इंटरवेंशन के लिए अर्ली आइडेंटिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना अर्ली उतना बेहतर। तो आप इस पर मत रुक जाओ कि मैंने तो उसको उठाया है और थेरेपी सेंटर तक ले जाना शुरू किया है ना। अब वो थेरेपी सेंटर में जो थेरेपी उसके लिए प्लान की गई है, एक्चुअली इट इज वर्किंग और नॉट, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। बीइंग अ पेरेंट्स यू हैव टू बी सेंसिटिव लाइक दैट यार, कि हो रहा है जो व्हाट। क्योंकि देखिए अभी कैसा होता था, पहले ना वो चला गया अप्रोच ना, जहां पर ना हम बोलते थे वी आर प्रोफेशनल ना, तो आप मेरे ना टेबल के उस साइड हो, है ना, आपका उसमें कोई खास रोल नहीं है। और अभी भी मैं बोलूँ कि एवरीवेयर यही प्रैक्टिसिंग है, यही मॉडल है, जहां पर आप ना थेरेपी सेंटर के वो रूम के बाहर बैठे हुए हो। बट ना अभी हम यहाँ पर कौन से मॉडल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, मतलब एटलीस्ट हम तो प्रैक्टिस कर रहे हैं तक्षशिला में। हम बोल रहे हैं आप हमारे बराबर से हो, तो आप आओ, हमें ज्वाइन करो, हमसे समझो। और मैं बार बार बोलती हूँ कि आप लोग यू आर पेइंग, है ना, यू आर अवेलिंग अ टाइप ऑफ सर्विसेज। तो आप वहां पे ऐसे हेल्पलेसनेस क्यों दिखाना कि भाई क्या हो रहा है, हमें जानने का हक नहीं है। आप बोल रहे हो ना, आपने किसी को पे करा हुआ है, आपका राइट है कि आप पूछो कि आपको पे कर रहे हो तो आप मेरे बच्चे पर क्या काम कर रहे हो। और जो सबसे ज्यादा मिसिंग है इस फील्ड में वो है मैम डॉक्यूमेंटेशन। रिटन में आपको कोई भी लिख कर नहीं देता है ना कि वो लोग क्या कर रहे हैं हमारे बच्चे के साथ। आप रिटन में लो, है ना, चाहे वो स्कूल्स हो चाहे वो थेरेपी सेंटर हो, आप उनसे रिटन में लो। क्योंकि ना इस फील्ड को कैसा करा गया है कि ये बच्चे तो ऐसे ही हैं, हमको भी पता नहीं कब बोलेंगे कब सीखेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है मैम। अगर आपने सच में पढ़ा है और समझा है ना जितने भी, तो वहां पर आपको बिल्कुल क्लियर इनसाइट रहता है। ये प्रोग्नोसिस बता रहा होता है कि अगर करंट लेवल ये है, प्रोग्नोसिस उसका डायग्नोज ये है, उसके लेवल पर इतने मंथ तक इस एक्टिविटी पर काम करेंगे तो ये डेवलप हो जाएगा। तो जितना ज्यादा आप उस पर फोकस रहोगे, एक्यूरेटेड आप करोगे, है ना, गाइडेड पूरा वो इंटरवेंशन आप दोगे, उतना इंप्रूवमेंट फास्ट आएगा। और ये कब होगा? जब आप डॉक्यूमेंटेशन करोगे, जब आप आईईपी बनाओगे। बट वो तो अभी हो नहीं रहा है, इसकी वजह से प्रॉब्लम है। तो पेरेंट्स को यही करना है कि जहां पर भी वो जा रहे हैं, पहले तो वो अपने बच्चे को समझें, उसकी कंडीशंस को समझें, एक्सेप्टेंस पे काम करें। एक्सेप्टेंस नहीं आ रहा है, अगर वो सच में किसी इमोशनल
बर्डन लेके चल रहे हैं, या अगर आप बोल रहे हो कि बहुत डिप्रेस फील कर रहे हैं, तो काउंसलिंग हेल्प ले, वो है ना, वो सीख करें उसको, और उसकी मदद से वो आगे बढ़े ना, एम्पावर हो, और उसके बाद फिर अपने बच्चे पर काम करना शुरू करें, जहां से भी वो सर्विसेज ले रहे हैं। क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अ पेरेंट्स कि वो ना थेरेपिस्ट का भी रोल प्ले कर दे, है ना, और वो स्कूल का भी रोल प्ले कर दे, ये कभी भी नहीं हो सकता है ना, और ये बहुत मिथ है। और मुझे भी शुरुआत में लगता था ना कि मैं सब कुछ कर लूंगी, है ना, मैं स्कूल भी नहीं भेजूंगी, मैं थेरेपिस्ट भी बन जाऊंगी, ये हो नहीं सकता है ना। यू नीड योर सपोर्ट सिस्टम। तो सपोर्ट सिस्टम तो आपको डेवलप करना पड़ेगा। उस सपोर्ट सिस्टम के साथ आपको उनके साथ रेगुलर, हाँ ये आपका पार्ट है कि आप उनके साथ इंटरेक्ट करो, आप जानने की कोशिश करो कि वो क्या कर रहे हैं और आपको क्या करना है। ना तो पूरा उनका पार्ट है, ना तो पूरा इनका पार्ट। इट्स अ कोलैबोरेटिव अप्रोच ना। तो वी बोथ आर इक्वल पार्टनर ऑन दिस जर्नी। तो वो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करो, तो मुझे लगता है कि बेटरमेंट की ओर हम बढ़ेंगे। बहुत ही बढ़िया मैम। मैम आपके पॉडकास्ट के साथ साथ अनिल सर के पॉडकास्ट को अगर हम दोनों को कंबाइन करें, इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल गई है, और बहुत रेयर है ये एजुकेशन। मतलब लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को डील करना नहीं आता। और सेंसिटिविटी की, जैसे मैंने बार बार बात की है, सेंसिटिव होना इन चीज़ों को लेकर के सबके लिए बहुत ज़रूरी है। इवन वी आर लिविंग इन अ सोसाइटी, आपके आसपास ऐसे Actually. आपके साथ नहीं हो रहा, लेकिन आसपास अगर हो रहा है तो भी यू शुड बी रिस्पॉन्सिबल इनफ टू एटलीस्ट बी ह्यूमन एक्चुअली मैम, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ भी आपको इंसिडेंट बताती हूँ। हम लोग जहाँ काम कर रहे हैं, जहाँ हम काम कर रहे हैं ना, वहाँ पे आसपास के लोगों में वो अवेयरनेस नहीं है ना। उनको लगता है कुछ स्कूल तो भी है, कुछ तो भी है ना। और ये बच्चे कैसे हैं, उनका जो बिहेवियर है वो आपको वो नॉर्मलसी पे नहीं दिखता है ना। समटाइम दे क्राइंग, समटाइम दे थ्रोइंग टैंट्रम्स, है ना, कुछ चिल्लाते आएंगे, रोते आएंगे, कहीं कुछ गिरेगा, कहीं कुछ फूटेगा। तो जो भी वहाँ के नेबर है ना, तो दे आर नॉट रेडी टू एक्सेप्ट इट ना। उनके लिए कैसा है कि हम लोग उनको डिस्टर्ब कर रहे हैं, बच्चों के वो सारे बिहेवियर उनको बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं, जबकि ये होता नहीं है, रेयरली है ना। वो तो आप समझ रहे हो कि एक सेंटर है, तो उसके अंदर बच्चे जब इंटर कर गए रूम में, कितना क्या आ रहा है। और वो दिन भर तो रोते नहीं है, क्योंकि रोने का भी एक लिमिट होता है भाई। तो वो 1-2 दिन जब इनिशियली वो ज्वाइन करते हैं तब करते हैं, धीमे धीमे सेटल हो जाते हैं, जहाँ वो हीलिंग प्रोसेस पे आते हैं तो सब सेटल हो जाता है। बट वो ओकेजनली भी हो रहा है ना, अगर वंस इन अ मंथ, वो नहीं उनको अलाउ है। उसके लिए वो सब कुछ वो कर देंगे जिससे कि ये चीजें ना चलें, है ना। वहां पर वो बहुत सारे अड़ंगे डालना जिसको होता है, वो अड़ंगे डालेंगे, उनको गाड़ी आने में दिक्कत करेंगे, कहीं कुछ ब्लॉक करने के अपने घरों के सामने कोशिश करेंगे। ये सब कुछ हो रहा है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि वी आर नॉट अवेयर, है ना। तो हम क्या बोल रहे हैं कि भाई अगर आप उस सोसाइटी में ना, क्योंकि हमारा जो संविधान है ना, वो हमारा संविधान, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है आपको किसी भी बेसिस पर हम किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते, है ना। किसी भी बेसिस पर डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते। हम बात कर रहे हैं चाहे वो सेक्स की, हम बात कर रहे हैं कलर की, हम बात कर रहे हैं एजुकेशन की, है ना। ये सारे बेसिस पर अगर डिस्क्रिमिनेट हम नहीं कर सकते हैं ना, तो न्यूरो डाइवर्सिटी भी उसमें से एक है ना। तो आप ये कहकर नहीं उसको डिस्क्रिमिनेट कर सकते हो भाई कि वो न्यूरो डाइवर्स है तो उसको ये नहीं मिलना चाहिए या यहाँ नहीं आना चाहिए। Obviously. और वो कब होगा मैम? वो तब होगा जब हम उस चीज को ना अपनाएंगे। हो क्या रहा है ना, हम बार बार बोलते हैं आप सिंपैथी मत दो, आप एम्पैथी मत दो। अभी तो हमारा मोड ऐसा है, ये उनका अधिकार है ना। बीइंग द सिटीजन ऑफ इंडिया, स्कूल जाना ना उनका अधिकार है। जो वो थेरेपी सर्विस चाहिए उनको अधिकार है। मॉल में अगर वो टैंट्रम्स भी दिखा रहा है ना, तो आप लोग कोई भी नहीं हो ना कि वो टैंट्रम्स दिखा रहा है इसलिए इसको नहीं आना चाहिए, नहीं है। वो उनका अधिकार है वहां जाना, जैसे आपका अधिकार है वैसे ही उनका भी अधिकार है। तो हमको ना दया नहीं चाहिए आपकी, आप तो एक्सेप्ट कर लो बस उतना ही। हाँ, एक्सेप्ट आप भी मत करो, आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा मैम। जब तक आप ऐसे मांगते रहोगे ना, आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। फ्रैंकली स्पीकिंग, आपको आवाज भी उठानी पड़ती है, आपको लड़ाइयां भी लड़नी पड़ती है ना। तो अभी हम लोग तो इस मोड पे हैं, आपको एक्सेप्ट करना जैसा रिक्वेस्ट नहीं है हमारे साइड से। यू हैव टू बी एक्सेप्ट ना, क्योंकि आप उन पे दया दिखा रहे हो, मतलब कि आपने उनको एक्सक्लूड समझा हुआ है, आपने उनको कुछ ऐसा समझा हुआ है कि वो सो कॉल्ड काबिल नहीं है। लेकिन हम बोल रहे हैं आप होते ही कौन हो ये डिसाइड करने वाले? आप कौन डिसाइड करने वाले हो? जो संविधान आपको अधिकार दे रहा है वो हमारे बच्चों को अधिकार दे रहा है। तो आप तो कोई भी नहीं हो, पहली बात तो इस माइंडसेट से तो हमारे बच्चों को डील मत करो। हाँ, डेफिनेटली वो अवेयरनेस आनी है और वो आनी भी चाहिए। और मुझे लगता है जैसे आप आज काम कर रहे हो, ये जो इतना टाइम देकर आपने हम लोगों को यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म
प्लेटफॉर्म पे बुलाया और सब बताया। तो मुझे लगता है जैसे जैसे ये आएगा ना, तो अभी क्या हो रहा है, ऐसा नहीं है मैम कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि सोसाइटी समझती नहीं है, समझ रहे हैं, सारे लोग ऐसे नहीं होते हैं, लेकिन उसमें से क्या कर रहे होते हैं सब लोग कि उनको ना सिंपैथी की नजर से देख रहे हैं, है ना। उनको ऐसा लग रहा है ना, पहले चैरिटी मॉडल चलता था मैम, जहां पर ये होता था कि यार हम अगर कैपेबल है ना तो हम उसमें से कुछ पार्ट इन लोगों के लिए दे देंगे। हम बोल रहे हैं हमको चैरिटी मॉडल प्रैक्टिस नहीं करना है, मुझे तो एम्पावर मॉडल प्रैक्टिस यहाँ पे कराना है कि सोसाइटी ना एक ऐसा सोसाइटी जहां पर इंक्लूजन होगा, है ना। वो इंक्लूजन शायद आप मुझसे अलग हो, मैं आपसे अलग हूँ, लेकिन हम सब इक्वल हैं, है ना, और हम सब उस सोसाइटी में इक्वली कंट्रीब्यूट कर रहे हैं ना। आप अगर एक चीज कर रहे हो वो ज्यादा बेहतर है, मैं वो नहीं कर पा रही हूँ तो वो कम बेहतर है। जिस दिन ये चीजें चली जाएंगी ना और हमने ये मानना शुरू किया ना कि वी आर नॉट डिपेंडेंट, वी आर इंटरडिपेंडेंट, है ना, कि हम सब एक दूसरे पर निर्भर है ना। क्योंकि अगर मैं आज अभी अपनी बात कर ले, हम लोग कोविड में क्या हो रहा था, अगर हम लोग इतने ही डिपेंडेंट हैं, मतलब इतने ही इंडिपेंडेंट हैं, तो कोविड में तो जीवन क्यों रुक रहा था? क्योंकि अगर फार्मर ने वहां पर करा नहीं हो रहा होता ना ग्रेन्स, तो आप यहाँ घर बैठ के रोटियां नहीं खा रहे होते, है ना। एक मेड भी जिस दिन इंस्टीट्यूशन पे नहीं आता है ना, स्वीपर, आप रह नहीं सकते हो। तो आप कैसे बोल रहे हो कि आप डायरेक्टर की सीट पर बैठ के आप इंपॉर्टेंट हो और जो स्वीपर साफ कर रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है? वैसा ही है ये, वैसा ही सोसाइटी है ना। वो यूनिवर्स वो वैसा ही बन के आया है ना, सब डाइवर्स रोल पर है, सब डाइवर्सिटी के साथ है, उस डाइवर्सिटी ही ब्यूटीफुल है, बट उसको समझना तो पड़ेगा ना, उसको समझना पड़ेगा। और इसको अभी हम लोगों ने बहुत अच्छे से भी अपने फाउंडेशन डे में भी दिखाया कि 5 तत्व भी सब अलग है ना, डाइवर्स है ना, सब अलग अलग है, लेकिन उनके बिना जीवन नहीं है। 3 देव भी हमारे अलग है, बट उसके बिना जीवन नहीं है। ऐसे ही नेचर है, एक जैसे फ्लावर है क्या सब जगह, एक जैसे फल है क्या सब जगह, सब डाइवर्स है। एक फ्लावर कुछ कलर का, एक फ्लावर कुछ कलर का, कोई ब्यूटीफुल है, कोई स्मेल दे रहा है, किसी का दूसरा पर्पस है, वो सब मिलाकर आपका एक ब्यूटीफुल बंच बना रहे हैं ना, है ना। तो आपको सोसाइटी भी ऐसे ही देखना पड़ेगा कि सोसाइटी भी ऐसा है। तो जिस दिन ये आ गया तो मुझे लगता है तो इतना आसान होने वाला है जीवन, है ना, जो इतना अभी हम लोगों को मुश्किल लग रहा है। तो वी आर होपिंग कि हम लोग उस मतलब आप बोलोगे उस डायरेक्शन में एक स्टेप ले पाए, बस उतना ही आपका मेन विजन और आपका फ्यूचर फॉर दिस फील्ड क्या है? हमारा मेन फ्यूचर यही है मैम, जैसे मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया, हम एक ऐसी सोसाइटी देखते हैं जहाँ पर हमारे इन बच्चों को ना एक्सेप्टेंस मिले, है ना, वो इंडिस्क्रिमिनेटरी माइंड के साथ, है ना, वहां पर कोई भी ना डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो, है ना। और वो डिस्क्रिमिनेशन मैं आपको बताऊं कि वो डिस्क्रिमिनेशन ना हो, इसके लिए बहुत सारे पॉलिसी, बहुत सारे लॉ बन के आए हैं, लेकिन वो लॉ और पॉलिसी ना पेपर से वर्क नहीं करते, है ना, क्योंकि वी आर ह्यूमन। तो हमारा जो एटीट्यूड है ना वो उसको लाता है। क्योंकि मैं बोल रही हूँ कि ना ये अभी कैसा हो गया ना, जो भी मॉडल चल रहा है हमारे इंटरवेंशन में, वो बोलता है ये सोसाइटी की जिम्मेदारी है ना, कि सोसाइटी को इस तरीके से इक्विप्ड करना है कि हर पर्सन अपनी लिमिटेशंस अपने स्ट्रेंथ के साथ वहां पर बेनिफिट हो सके, ले सके। और जो भी आपने देखा है मोदी जी का जो चल रहा है क्या सुगम्य भारत अभियान, है ना, एक्सेसिबल इंडिया, उसका भी पर्पस यही है कि जो अलग अलग जो जिसको उन्होंने भी दिव्यांगजन करके संबोधित किया कि वो इस पॉपुलेशन को, कि वो लोग जो है उनकी लिमिटेशन से, अगर एक व्हील चेयर वाला है एक पर्सन जिसको व्हील चेयर लग रही, तो वो बोल रहे हैं कि जो भी सोसाइटी में जगह है ना वो व्हील चेयर एक्सेसिबल होनी चाहिए, है ना। तो वो व्हील चेयर एक्सेसिबल होगा तो वो तो सब जगह पहुंच जाएगा, तो उसको कोई लिमिटेशन नहीं आएगा ना। तो वैसे ही मैं ऐसा सोच रही हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि हमको वो सोसाइटी डेवलप करनी है कि ये तो फिजिकल वाला तो डिसेबिलिटी दिखाई दे जाता है, लेकिन जो इनविजिबल डिसेबिलिटी है ना, और इनविजिबल को भी मैं एक एग्जांपल लेती हूँ कि एक मंदिर है ना, वहां पर स्टेयर्स है ना, वो स्टेयर्स के ऊपर मूर्ति है भगवान की ना, वहां तक जाना है। तो हम बोल रहे हैं कि भाई एक बिना पैर वाला ना, जिसको पैर नहीं है ना, वो कैसे जाएगा ना, तो वो कैसे जाएगा, तो हम बोल रहे हैं कि वहां पर ना हम रैम्प बना देंगे, तो वो व्हीलचेयर में बैठकर खुद से चला जाएगा, टोटली ओके, है ना, समझ में आ रहा है। हम बोल रहे हैं कि एक ना पर्सन है जिसको ना हमने वो जैसे सो कॉल्ड पहले होता था अलाउ ही नहीं किया हुआ है कि वो मंदिर में जा सके, है ना, होता था ना पहले, कितना सारा अभी भी है, बहुत जगह प्रैक्टिस है ना, कि वो कुछ लोगों को वो अलाउ ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब है कि आप कैसे काम कर रहे हो, आपने उसके लिए बना दिया है ना, कि आपने उस पर्सन को तो अलाउ कर दिया है कि आप चले, आप मंदिर ना जा सकते हो ना, आपको कोई नहीं रोकेगा।
आप इस पॉपुलेशन को भी बोल रहे हो कि ना आपको भी अधिकार है ना, पर्सन विद जो हैंडीकैप है ना, उसको भी अधिकार है उस मंदिर में जाके दर्शन करने का। हम क्या बोल रहे हैं, जाएगा कैसे जब तक आप वो रैंप नहीं बनाओगे। आपने अधिकार की तो बात कर ली है, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे होगा? क्या सच में हर जगह वो रैंप बनी हुई है? बनी हुई है क्या? नहीं बनी हुई है। तो आप अधिकार मत दो ना, अधिकार इज ओनली ऑन द पेपर भाई। अधिकार कैसे वो यूज करेगा, एग्जीक्यूट करने के लिए सारे चीजों में मॉडिफिकेशन तो लाओ, एडॉप्टेशन तो लाओ, क्रिएट तो करो, नॉर्मलाइज है ना, नॉर्मलाइज। आपको सोसाइटी को चेंज करने की जरूरत है ना, वो पीपल को चेंज नहीं करना है ना, उनको तो एक पर्सनल लेवल पर हम ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो ही उनका पार्ट है। बट पर्सनल ट्रेनिंग इंप्लीमेंट कहाँ होगी? अल्टीमेट द गोल इज सोसाइटी। वो सोसाइटी ही नहीं तैयार है तो मैं यहाँ से कितना भी ट्रेनिंग दे देंगे हम, वो क्या कर लेगा? तो मुझे लगता है कि फ्यूचर गोल बस यही है कि सोसाइटी ये समझे कि ये उसका ही हिस्सा है ना, और वो कोई उन पर दया धर्म भी नहीं कर रहे हैं, ये उनका राइट है ना। अब तो हम राइट की बात कर रहे हैं मैम, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि जो हम जहाँ पर है ना, वहाँ पे बिना राइट के तो कोई कुछ सुनता भी नहीं है ना। तो वो राइट के साथ भी हम बोल रहे हैं आपसे, हम आपको अवेयरनेस के भी पॉइंट ऑफ व्यू, हम हर तरीके से आपको चाह रहे हैं कि जिस तरीके से भाई आपको समझ में आ जाए, हम वो सब तरीका अपना रहे हैं, बट आप समझ जाओ, जिससे कि सोसाइटी आगे एक खूबसूरत हो, है ना, हमारे बच्चों को एक्सेप्टेंस मिले और वो भी इन्हीं बच्चों के जैसे ग्रो कर सके। बहुत ही बढ़िया मैम। जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि आपसे बात करके अलग ही तेज अंदर भी फील होता है, और आप जैसे लोग जो काम कर रहे हैं उससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। सो मोर पावर टू यू, एंड दिस वाज द एंड ऑफ आवर पॉडकास्ट मैम। अगेन इट्स ग्रेट हैविंग यू ओवर हियर, एंड होपफुली इस पॉडकास्ट के थ्रू पूरी अवेयरनेस सबको, पेरेंट्स, सोसाइटी, इंस्टीट्यूशंस एंड द चिल्ड्रन इटसेल्फ, उन सबको कुछ ना कुछ क्लैरिटी बिल्कुल ऐड ऑन हुई होगी। लवली हैविंग यू ओवर हियर, एंड जस्ट अ स्मॉल जेस्चर फ्रॉम माइंडेल मैम। Thank you so much for coming on the show. Thank you so much. Thank you.